वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इंजीनियरिंग में डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर्स में है। इसके पहले भी हमारे 2 सेशंस हुए हैं डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर से रिलेटेड। पहला सेशन जो हमारा था वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में था, बेसिक कंपोनेंट्स एंड कॉन्सेप्ट्स के बारे में था। दूसरा हमारे डिजाइन थियरी के बारे में हमारा लेक्चर हुआ था। ठीक है, तो उसी डिजाइन थियरी के अंदर हमारे WSM दैट इज वर्किंग स्ट्रेस मेथड, ULM यानी अल्टीमेट लोड मेथड एंड LSM यानी कि लिमिट स्टेट मेथड, ये 3 डिजाइन थियरीज है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। और उसी में सबसे ज्यादा जो पॉपुलर आज की तारीख में यूनिवर्सली अडॉप्ट किया जा रहा है दैट इज लिमिट स्टेट मेथड, वो हम पढ़ रहे थे। ठीक है, हम उसी में थे, उसी को हम कंटिन्यूएशन में लेने वाले हैं। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को पीछे लेकर जाता हूँ कि पिछले सेशन में हम लोगों ने डिजाइन थियरीज में क्या क्या चीजें पढ़ी थी। थोड़ा सा मैं आप लोगों को पीछे लेकर जाता हूँ ताकि आपको याद आ जाए कि हमने पिछले लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। तो सीधे हम लोग बात करें मेथड ऑफ आरसीसी डिजाइन। तो इसमें जो है डिजाइन थियरीज जो हमारी अलग अलग है, कौन कौन सी, दैट इज वर्किंग स्ट्रेस मेथड, अल्टीमेट लोड मेथड एंड लिमिट स्टेट मेथड। हमने वर्किंग स्ट्रेस मेथड में पढ़ा था कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में मटेरियल चाहे आपका कंक्रीट हो चाहे आपका रिइंफोर्समेंट हो, दे आर सब्जेक्ट टू लोडिंग अप टू इलास्टिक रेंज ओनली, यानी लीनियर इलास्टिक थ्योरी कहते हैं या इसको क्लासिकल इलास्टिक थ्योरी कहते हैं। तो मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू लोडिंग अप टू इलास्टिक रेंज ओनली, यानी कि इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी क्या थी, लोड अप्लाई किया, इलोंगेट हुआ, लोड रिलीज किया, ओरिजिनल पोजीशन में आ गया, दैट इज नथिंग बट इलास्टिसिटी। तो मटेरियल की जो इलास्टिक रेंज की जो कैपेसिटी होती है WSM में, हम लोग मटेरियल को सिर्फ वहीं तक लोड करते थे। और इसके अंदर काफी आपका एडिक्वेट फैक्टर ऑफ सेफ्टी वगैरह भी लिया जाता था कंक्रीट और स्टील दोनों के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है परमिसिबल स्ट्रेसेस जो कुछ भी रहते थे वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ से काफी नीचे थे। तो परमिसिबल स्ट्रेसेस आर केप्ट वेल बिलो द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, यानी कि मटेरियल की जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वहां तक हम लोग पूरा यूटिलाइज नहीं करते थे इसमें, बल्कि हम क्या करते थे कि भाई इसका इलास्टिक रेंज जो है यानी यील्ड पॉइंट, बस यहीं तक हम जाते थे। और इसके आगे का जो इसका कैपेसिटी है, इसके आगे की कैपेसिटी हम वहां नहीं जाते थे। ये समझो, ये थोड़ा सा मेरा डायग्राम बराबर नहीं है, से यहाँ तक। अब इसके अंदर ये जो रेंज है, सपोज कि ये मेरी रेंज है, यहाँ तक इलास्टिक रेंज है, तो मटेरियल को सिर्फ यहीं तक लोड करते थे, उसके आगे जो है हम लोग इसको लोड नहीं करते थे। ठीक है, आई बात समझ में? इसके आगे हम लोग इसको लोड नहीं करते थे। ओके, और उसके बाद आता है हमारा अल्टीमेट लोड मेथड। अल्टीमेट लोड मेथड इसी में मैं आपको बताया था, यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं नीचे लिखा है अल्टीमेट लोड मेथड। अल्टीमेट लोड मेथड में दोस्तों क्या है, अल्टीमेट लोड मेथड में हम लोग मटेरियल को फुल उसकी कैपेसिटी तक यूटिलाइज करते थे, यानी कि पूरा का पूरा कैपेसिटी जो स्ट्रेंथ है मटेरियल का वो हम लोग यूटिलाइज करते थे। ओके, तो दैट इज ULM। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट इलास्टिक रेंज तक ही मटेरियल को लोड करते थे, फिर उसके ऊपर फैक्टर ऑफ सेफ्टी अलग से लगाते थे। अल्टीमेट लोड मेथड में पूरा मटेरियल की जो कैपेसिटी है अल्टीमेट पॉइंट तक हम लोग इसको लोड करते थे, और इसके अंदर फैक्टर ऑफ सेफ्टी कुछ लेते थे हम लोग। ठीक है, तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड काफी कंजर्वेटिव टाइप का था, क्रॉस सेक्शंस काफी बड़े बड़े हुआ करते थे इसके अंदर। लेकिन अगर हम बात करेंगे आपके अल्टीमेट लोड मेथड की, तो यहाँ पर दोस्तों अल्टीमेट लोड मेथड के अंदर दोस्तों ये आपका जो है मेंबर काफी थिन हुआ करता था, फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी बहुत कम हुआ करती थी, तो मेंबर की फेलियर के चांसेस ज्यादा थे। ठीक है, उसने सर्विसेबिलिटी को ध्यान में रखा नहीं था। अल्टीमेट वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्या था कि इतना फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा था, लोडिंग इतना कम कर देते कि सर्विसेबिलिटी ऑटोमेटिकली अचीव हो जाती थी, लेकिन सेक्शन काफी हेवी होता था, इकोनॉमिकल नहीं होता था। अल्टीमेट लोड मेथड में सेक्शन तो काफी इकोनॉमिकल होता था, लेकिन सर्विसेबिलिटी को ध्यान में नहीं लिया गया था, है कि नहीं? तो यहाँ पर लोड फैक्टर अप्लाई करते थे, वहां पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यहाँ पर लोड फैक्टर अल्टीमेट लोड मेथड में अप्लाई करते थे। तो यहाँ पर प्रॉब्लम था, द सेटिस्फैक्टरी स्ट्रेंथ परफॉर्मेंस एट अल्टीमेट लोड डज नॉट गारंटी सेटिस्फैक्टरी स्ट्रेंथ परफॉर्मेंस एट अल्टीमेट लोड। ठीक है, ये रिपीट हुआ था सेंटेंस, मैंने आपको पिछली बार बताया था, डज नॉट परफॉर्मेंस एट अल्टीमेट लोड, सर्विसेबिलिटी परफॉर्म एट नॉर्मल परफॉर्मेंस एट नॉर्मल सर्विस लोड, यानी कि आपको स्ट्रेंथ तो आपको मिलता है, लेकिन सर्विसेबिलिटी में सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं देता था। इस वजह से जो है अल्टीमेट लोड मेथड ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसके बाद में वी स्विच्ड ओवर टू लिमिट स्टेट
अगर हम बात करेंगे तो लिमिट स्टेट जो है कल एक्सप्लेन किया था कि अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ में भी समझना है तो मान के चलो मटेरियल की स्ट्रेंथ कर्व इस तरीके से है, और अल्टीमेट लोड मेथड में, सॉरी वर्किंग स्ट्रेस मेथड में यहाँ तक समझो हम लोग स्ट्रेंथ यूज करते थे, और अल्टीमेट में हम लोग यहाँ तक यूज करते थे। तो लिमिट स्टेट क्या कहता है, ना यहाँ ना वहां, हम जो है दोनों के बीच में लेंगे, यानी कि मोर देन WSM बट लेस देन ULM। ये ULM का पॉइंट होगा, समझो मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने बता रहा, ये WSM हुआ और ये हो जाएगा आपका LSM, इनके बीच का। ठीक है, यानी कुछ अच्छाई जो थी WSM की ले ली, कुछ अच्छाई आपकी ULM की ले ली, दोनों ही चीजें लेकर चले, तो इसका हम करते हैं लिमिट स्टेट मेथड। यहाँ पर क्या करते हैं कि हम लोग जो भी मेंबर डिजाइन करते हैं RCC में, उसको दो चीजों के लिए डिजाइन करते हैं। एक चेक करते हैं सेफ्टी के लिए, दूसरा सर्विसेबिलिटी। सेफ्टी एज वेल एज सर्विसेबिलिटी। सेफ्टी का मतलब ये है कि स्ट्रक्चर गिरे नहीं, लेकिन स्ट्रक्चर बेंड होके भी वो जो है सेफ हो सकता है, लेकिन वो सर्विसेबल नहीं हो सकता, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। तो यहाँ पे सर्विसेबिलिटी को भी ध्यान में रखा जाता है। तो लिमिट स्टेट मेथड इट इज वेरी मच पॉपुलर नाउ, लाइक एटलीस्ट इन आर इंडिया हम लोग बहुत ज्यादा लिमिट स्टेट मेथड को फॉलो करते हैं, बिकॉज यह है इसके एडवांटेजेस है, ये सेफ्टी और सर्विसेबिलिटी दोनों रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है। ठीक है, तो इसी में हम लोग थे। तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी, ये सब हम पढ़ रहे थे। ये भी पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, मैं जरा फटाफट समराइज कर दूंगा। लिमिट स्टेट्स आर एक्सेप्टेबल लिमिट्स फॉर द सेफ्टी एंड सर्विसेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्ट्रक्चर बिफोर फेलियर अकर्स। The design of structure by this method will thus ensure that they will not reach limit states and will not become unfit for the use for which they are intended to। है कि नहीं, यानी कि सेफ्टी का बोलो या सर्विसेबिलिटी का, वो लिमिट तक पहुंचेंगे नहीं, तो कभी भी उसको बियॉन्ड रीच जाएंगे नहीं। इट इज वर्थ मेंशनिंग दैट स्ट्रक्चर विल नॉट जस्ट फेल और कोलैप्स बाय वायलेटिंग इन द लिमिट स्टेट। फेलियर देयरफॉर implies that clearly defined limit state of structure usefulness has been exceeded। एक बिल्डिंग मान के चलो हमने बनाई LSM से या कोई भी मेथड से, तो बिल्डिंग गिर जाना ही यानी ये गिरने तक इंतजार करना, ये लिमिट स्टेट नहीं है भाई। बिल्डिंग जिस पर्पस के लिए बनाई गई है, वो अगर पर्पस सर्व करना छोड़ दे तो बिल्डिंग अनसेफ है कि नहीं। अब मान के चले कि बिल्डिंग को बिल्डिंग का समझो, मान के चले कि हमने मेंबर लिया, सपोज कोई बीम ले लिया, ठीक है। अब उसका बीम के लिए एक पर्टिकुलर यहाँ पे लिमिट है कि भाई इससे ज्यादा रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर उससे ज्यादा रिफ्लेक्शन हो रहा है तो हम लोग उसको इस्तेमाल करना छोड़ देंगे, तो वो यूजफुलनेस खत्म हो गई, यही कहा ना। तो फेलियर देयरफॉर इंप्लाइज दैट क्लियरली डिफाइंड लिमिट स्टेट्स ऑफ स्ट्रक्चर यूजफुलनेस हैज बीन एक्सीडेड। अभी दो टाइप के लिमिट स्टेट के बारे में बात हुई है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एंड लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इज फॉर सेफ्टी, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी सर्विसेबल यूज के लिए है। ठीक है, तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, इसके बारे में हमने पढ़ा था। द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स ऑफ द स्ट्रक्चर और पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर could be assessed from rupture of one or more critical sections and from buckling due to elastic bending, shear, torsion and so and so। ठीक है, यानी कि क्या है, उसको एक पर्टिकुलर लोडिंग के लिए, स्ट्रेंथ के लिए टेस्ट किया जाता है। बाद में जो अदर पैरामीटर्स है उसके, लाइक इलास्टिक बेंडिंग, शियर, टॉर्सन वगैरह, इसके लिए चेक किया जाता है। इन सब में सेफ होना चाहिए। ठीक है, दूसरा लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी डील्स विथ, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी में क्या है, इट डील्स विथ डिफ्लेक्शन एंड क्रैकिंग, ये क्रॉकिंग लिखा गलती से, क्रैकिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स अंडर सर्विस लोड। ठीक है, so limit state of serviceability deals with deflection and cracking of structures under service loads, durability under working environment during their anticipated exposure conditions during service, stability of structure as a whole, fire resistance etc। सर्विसेबिलिटी में डिफ्लेक्शन, क्रैक, फिर बाद में ड्यूरेबिलिटी, फिर बाद में आपका फायर रेजिस्टेंस, ये सारी की सारी चीजें आ जाया करती है। तो दोनों चीजों का लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एंड लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी का हम लोग को चेक करना पड़ता है, हमारा जो भी मेंबर हमने डिजाइन किया। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक एंड डिजाइन वैल्यूज एंड पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। ठीक है ना, इसके अंदर कुछ जो है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के बारे में बात होती है, कुछ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर के बारे में बात होती है। तो IS 456 में ये सब डेफिनेशन दी गई है। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में कहा, इन जनरल बात हुई है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, द टर्म कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मींस that value of the strength of material below which not more than minimum acceptable percentage of test results are expected to fall। ये इन जनरल डेफिनेशन है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का। क्या कहा, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मींस that value of the strength of material below which not more than minimum acceptable percentage of test results are expected to fall।
अब अगर हम बात करेंगे IS 456 की, तो IS 456 हमारे कंक्रीट के लिए है, जो RCC के लिए, इसमें क्या कहा, IS 456 2000 have accepted the minimum acceptable percentage of 5% of reinforced concrete। तो अगर उस हिसाब से डेफिनेशन क्या हो जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट अगर हमने कहा तो हम क्या कहेंगे, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज दैट स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5%। यहाँ पे नॉट मोर देन, यहाँ पर हम लिख देंगे 5%। ठीक है, तो 5%। ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ of concrete is that value of the strength of concrete below which not more than 5% test results are expected to fall। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इसको कह देंगे इट इज एज पर IS 456 के हिसाब से। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि सिर्फ 5% प्रोबेबिलिटी होगी कि मेंबर के फेल होने की इस लोड के बियॉन्ड ना, इससे लेस ना। दिस मीन्स दैट देयर इज 5% प्रोबेबिलिटी और चांस ऑफ द एक्चुअल स्ट्रेंथ बीइंग लेस देन द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। सिर्फ 5% चांस है कि उससे कम स्ट्रेंथ आएगी, अदरवाइज कोई चांस नहीं होगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज दैट स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5% टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। मैंने एग्जांपल आपको बताया था, मान के चले कि मैंने सपोज मैं कंक्रीट के क्यूब्स बना रहा हूँ। ठीक है, 20 क्यूब्स बनाया मैंने। कितने बनाया मैंने, आई हैव मेड टोटल 20 क्यूब्स। अब एक्सपेक्टेशन क्या है कि 5% तक फेल हुए तो चलेगा, तो अल्टीमेटली ये कहा जाए कि 95% पास होने चाहिए। तो पासिंग कितने होने चाहिए, एक्सपेक्टेशन क्या है, जो भी वैल्यू होगी 95%। तो अगर 20 का अगर मैंने 95% या 5% निकालेंगे 20 का, तो हमको 1 क्यूब आएगा। तो 1 क्यूब आउट ऑफ दिस ना, मैं ऐसा लिखता हूं इसको, 1 आउट ऑफ 20 क्यूब विल फेल। व्हाट इज मीन बाय ये फेलियर का क्राइटेरिया क्या, मैं अगर कहता हूं सपोज ऐसे मैंने कंक्रीट बनाया से M30 ग्रेड का, इसका बनाया M30 ग्रेड का, तो अगर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट अब क्या हो गई, वो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट हो जाएगी M30। दैट मींस इस 20 में से 19 क्यूब आउट ऑफ दिस 20 दे विल गिव मी एटलीस्ट 30 न्यूटन पर स्क्वायर mm का स्ट्रेंथ। कितना देगा, कम से कम 30 न्यूटन पर स्क्वायर mm का स्ट्रेंथ देगा। ये हमारी गारंटी हो जाएगी। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ये एक क्यूब हो सकता है कि वो फेल होगा। फेल होने का मतलब क्या भाई, इसको टेस्ट किया हमने CTM में, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में, इसकी वैल्यू लेस देन 30 आई, इसकी वैल्यू लेस देन 30, ऐसा 5% चांस। ठीक है, ये हो गया। ओके, ये आपको समझ में आ गई बात, ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के बारे में हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिनोटेड बाय FCK। कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को किससे डिनोट करते हैं, FCK। यूनिट होगी न्यूटन पर स्क्वायर mm and its value is different for different grades of concrete, M15, M25 etc। इसके अंदर M क्या है, it is used for design designation of mix, और M for mix, यानी कि सिंपल भाषा में बात करें 15 क्या है, या 28 डेज में हमें जो है 15 न्यूटन पर स्क्वायर mm का स्ट्रेंथ मिलेगा। ये क्या है, 28 डेज की स्ट्रेंथ है। ये 25 क्या 28 डेज की स्ट्रेंथ 25 मिल रही है, ये है। ठीक है, क्यूब आपकी होगी 150 बाय 150 बाय 150 की क्यूब साइज होगी, तो उसमें आपको कितना स्ट्रेंथ मिलेगा, से मैंने कहा M15, तो 28 दिन के बाद में मुझे 15 न्यूटन पर स्क्वायर mm का स्ट्रेंथ मिलेगा, इसकी गारंटी होगी। दिस इज नथिंग बट कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अब बात करेंगे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील के बारे में। तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील के बारे में क्या कहा जा रहा है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ ये स्टील जो होता है वो एक्चुअली यील्ड स्ट्रेस के ऊपर होता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन यील्ड स्ट्रेस। ठीक है, यील्ड स्ट्रेस के ऊपर ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर कोई स्टील जिसके अंदर डेफिनाइट यील्ड पॉइंट मिल रहा है, तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील वो यील्ड वैल्यू, जो यील्ड स्ट्रेस जो होगी वो होगी आपकी स्टील की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। और जिन स्टीलों के अंदर डेफिनेट यील्ड पॉइंट नहीं मिलता है, वहां पर 0.2% प्रूफ स्ट्रेस जो होगा, दैट वुड बी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। ठीक है, मैंने पिछले लेक्चर में ये पूरा जो है ग्राफिकली आपको एक्सप्लेन किया था दोस्तों, इसके बारे में आपको याद होना चाहिए कि हमने इसको डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में।
ठीक है नहीं, तो वही चीज है, आगे हम बढ़ेंगे उसको ही लेके। ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है एफ वाई से। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इज डिनोटेड बाय एफ वाई, यूनिट वेयरिंग इन न्यूटन पर स्क्वायर mm। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। ये हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। फिर हमने बात की कैरेक्टरिस्टिक लोड के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक लोड क्या है? एक ऐसा लोड कि थ्रू आउट द सर्विस ऑफ स्ट्रक्चर, इससे ज्यादा लोड बढ़ने के चांसेस सिर्फ 95% है, इससे ज्यादा चांसेस नहीं है, नहीं बढ़ेगा। 95% चांसेस है कि ये जो लोड है, इससे ज्यादा लोड कभी भी स्ट्रक्चर पे आएगा नहीं। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक लोड क्या है? द टर्म कैरेक्टरिस्टिक लोड मींस दैट वैल्यू ऑफ लोड व्हिच हैज अ 95% प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग एक्सीडेड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर। थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर सिर्फ चांसेस आपके यानी 95% चांसेस रहेंगे कि उससे ज्यादा लोड एक्सीड नहीं होगा। 5% चांसेस होगी कि भाई लोड एक्सीड कर सकता है। ठीक है, तो वही यहाँ पर उन्होंने कहा है। ओके, आई बात समझ में? आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर बाद में हम लोगों ने लोड के बारे में देखा था, जिसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वहां पर। डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या रहेगा? एफ के यानी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डिवाइड बाय पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। एक्चुअली इन्होंने एम लिखा है, एक्चुअली गामा एम होना चाहिए। ठीक है, गामा एम, तो एफ के इज नथिंग बट कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, गामा एम पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। अब कंक्रीट का रहेगा तो आप लिखेंगे एफ सी के अपॉन गामा एम ऑफ कंक्रीट, है कि नहीं? गामा एम ऑफ कंक्रीट। ठीक है, अगर स्टील है तो क्या लिखेंगे? एफ वाई अपॉन गामा एम ऑफ स्टील, जो भी वैल्यू वो डालेंगे। सिंपल। आई वाज समझ तो व्हाट इज गामा एम? दिस पार्शियल सेफ्टी फैक्टर अप्रोप्रिएट टू द मटेरियल एंड लिमिट स्टेट बीइंग कंसीडर्ड। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे डिजाइन लोड के बारे में, तो आप जो कैरेक्टरिस्टिक लोड आपके पास था, कैरेक्टरिस्टिक लोड आपके पास एफ के था, सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड आप अप्लाई कर देंगे। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड आप उसमें अप्लाई कर देंगे, तो एफ के इंटू गामा एफ, ये आपको मिल जाएगा एफ डी, दैट इज डिजाइन लोड। एफ फॉर फोर्स यानी कि लोड, डी फॉर डिजाइन। ठीक है, अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है इस पर हम बात करेंगे। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में दोस्तों हम लोग लेते थे फैक्टर ऑफ सेफ्टी। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम लोग लेते थे फैक्टर ऑफ सेफ्टी। थोड़ा सा हमने पिछले लेक्चर में भी इस पर डिस्कशन किया था कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो है क्रैक फ्री थ्योरी है, उसमें किसी भी प्रकार का क्रैक डेवलप नहीं होता। एंड आपकी एलएसएम जो है दैट इज क्रैक थ्योरी। व्हाट इज इट? इट इज नथिंग बट अ क्रैक्ड थ्योरी। ठीक है, इसके अंदर क्रैक्स परमिटेड है, लेकिन उसके कुछ वैल्यूज वगैरह होंगे, उससे बियॉन्ड जाना नहीं चाहिए। ठीक है, तो वहां पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी डब्ल्यूएसएम में अगर हम लोग बात करेंगे तो वहां पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट के लिए कितनी थी? कंक्रीट के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी थी आपकी, इट वाज टोटली कितना था? 3 था। और स्टील के लिए था 1.80। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट के लिए 3 था, और हमारे स्टील के लिए 1.8 था। ठीक है, यानी कि मतलब क्या कि अगर कोई मेंबर इट इज टेकिंग अ लोड ऑफ 30 न्यूटन पर स्क्वायर एमएम, तो हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिवाइड बाय 3 कर देंगे, तो 30/3 दैट इज 10, तो हम वहीं तक उसको लोड करेंगे। यानी हम लोग इस स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी देके ये अंडर यूटिलाइज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो है, लेकिन इसका नाम क्या है? पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। इसे क्या कहते हैं हम लोग? वी कॉल इट एज पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, वी कॉल इट एज पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। ठीक है, तो व्हेन असेसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ अ स्ट्रक्चर मेंबर फॉर द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, तो यहाँ पे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर स्टील कितना लिया जाता है? 1.15। क्या लिया जाता है स्टील के लिए? गामा एम, दैट इज 1.15। दस इन द लिमिट स्टेट डिजाइन एफ वाई अपॉन गामा एम एस, यानी कि गामा एम यानी मटेरियल का स्टील के लिए, तो एफ वाई अपॉन 1.15 करते हैं तो आ जाता है 0.87। इसीलिए आप अगर फॉर्मूला देखते होंगे आरसीसी डिजाइन में, तो स्टील से जो स्ट्रेंथ मिलती है उसके लिए 0.87 एफ वाई लिखते हैं, कि 0.87 एफ वाई इज नथिंग बट एफ वाई अपॉन 1.15, तो आ जाता है आपका 0.87 एफ वाई। ठीक है, सिमिलरली अगर आप बात करेंगे आपके कंक्रीट के बारे में, ठीक है, तो कंक्रीट के बारे में अगर बात करेंगे तो एज पर IS 456
For design purpose, the compressive strength of concrete in the structure shall be assumed to be 0.67 times the characteristic strength of concrete in cube, and partial safety factor of 1.15 shall be applied in addition to this. यानी कि IS 456 क्या कहता है, IS 456 2000 कहता है कि कंक्रीट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी उसको 2/3 लिया जाएगा। देखो पहले कितना लिया जा रहा था, जब आप, अगर मैं बात करूंगा WSM की, तो वहां जो भी वैल्यू आती थी, समझो मान लो वैल्यू आई x, तो x डिवाइड बाय 3 फैक्टर ऑफ सेफ्टी था, तो ये इसको ऐसा कह सकते हैं 1/3 ऑफ x। भाई क्या कह सकते हैं 1/3 ऑफ x, एक ही बात है ना, 1/3 ऑफ x बराबर। LSM में क्या किया, थोड़ा सा इसको इंप्रूव किया और क्या कहा, अगर इसकी वैल्यू x है तो आपका जो स्ट्रेंथ जो होगा दैट शुड बी 0.67। दैट मीन इसको मैं ऐसा अगर कहूं तो गलत नहीं होगा, इट विल बिकम 2x/3 या 2/3 ऑफ x, तो 0.7 आ जाएगा ना। 2/3 आप लेंगे तो 0.67 आता है ना, 0.67। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ कितनी अज्यूम किया जाएगी कंक्रीट की, 2/3। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन द स्ट्रक्चर शैल बी अज्यूम टू बी 0.67 टाइम द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन क्यूब। क्यूब की जो स्ट्रेंथ आ रही है, स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ 2/3 हम लोग अज्यूम करेंगे, दैट इज 0.67। दिस बिकम्स 0.67। अब इसमें फैक्टर, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर अब तक नहीं लगा है। फिर बाद में क्या कहा, इसके अंदर आप पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.5 का लगा दें। स्टील में कितना लगाया था 1.15 का, कंक्रीट में कितना लगाएंगे 1.5 का लगा देंगे, ठीक है नहीं। तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 0.67। इसको देखो 2/3 और 1.5 को हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो 2/3 ये हो गया डिवाइड बाय 1.5। 1.5 कैन बी रिटन एज 3/2, है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा 2/3 इंटू 2/3 ना, ये यहाँ का पार्ट में हटा देता हूँ। गेटिंग माई पॉइंट, पिछले ही सेशन को रिवाइज कर रहा हूँ। 2/3 इंटू 2/3, तो 4/9। आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो व्हाट यू विल गेट इज, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बिकम 0.0446, और क्या हम ले रहे हैं, कंक्रीट का ले रहे हैं, FCK 0.446 FCK आपको आ जाएगा, 0.446 टाइम्स ऑफ FCK। गेटिंग, यहां से ही आता है, ठीक है। ये हो गया आपका पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल। अब बाद में हमने बात की थी पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड्स, हमने इसके बारे में भी बात की थी। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड, तो अलग अलग लोड कॉम्बिनेशन एज पर IS 456 हमने कंसिडरेशन में लिया था। एज पर IS 456 पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड्स आर एज फॉलो। तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के लिए है, दूसरा लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी के लिए, अलग अलग कॉम्बिनेशन है। लोड, डेड लोड प्लस इम्पोज लोड या लाइव लोड कहो, डेड लोड प्लस विंड लोड, डेड लोड प्लस इम्पोज लोड प्लस विंड लोड, इस प्रकार से अलग अलग कॉम्बिनेशन है। तो उसके हिसाब से पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लो ये लोड इज गिवन, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड इज गिवन, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये यहाँ पर से आपको खाली डेटा टेबल में से उठा के ले लेना है। अब आगे बात करेंगे हम लोग दोस्तों, विल टॉक अबाउट लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन फ्लेक्सर। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन फ्लेक्सर जो हमारा आज का टॉपिक है, ओके। अब ये जो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन फ्लेक्सर में, ये फ्लेक्सर टर्म का मतलब क्या है, फ्लेक्सर यानी कि सिंपल भाषा में अगर हम बात करेंगे तो दैट इज बेंडिंग, है कि नहीं। फ्लेक्सर में फर्क क्या होता है, फ्लेक्सर में क्या होता है, अ मेंबर इफ इट इज सब्जेक्टेड टू फ्लेक्सर, दैट मींस इसके ऊपर किसी भी टाइप का लोड है, पॉइंट लोड है, UDL है, कुछ भी है। सपोज इस प्रकार का हमारा अरेंजमेंट, चलो सिंपली सपोर्टेड बीम हमने ले लिया, तो बिकॉज ऑफ दिस लोड माय मेंबर विल हैव अ टेंडेंसी टू बेंड लाइक दिस फॉर दिस गिवन लोड। अब अगर इसको हम लोग देखेंगे तो ये जो पहले मेंबर था इसका, ये क्रॉस सेक्शन पहले सब जगह पे बराबर था, बट आफ्टर द लोडिंग इफ वी टॉक अबाउट इट, तो ये कैसा हो जाता है, इट बिकम्स, समझाने के लिए बता रहा हूं आपको, कि यहाँ पे इसकी न्यूट्रल एक्सिस थी सपोज, अब ये न्यूट्रल एक्सिस समझो यहाँ पर है, तो इसमें क्या होगा, ऊपर की लेयर में देयर विल बी कंप्रेशन और नीचे की लेयर में देयर विल बी टेंशन, ठीक है। ये न्यूट्रल एक्सिस एक होगी, एक हमारी न्यूट्रल एक्सिस होगी जो जहां पर कुछ भी नहीं होगा, ना कंप्रेशन होगा ना टेंशन होगा। तो ऐसे मेंबर्स, यानी ये जो मैंने बताया आपको, इसका कोई छोटा सा पार्ट है, ये इसको इलोंगेट करके मैंने बताया, ये तो क्रॉस सेक्शन है।
ठीक है, तो कुछ हिस्से में कंप्रेशन, कुछ हिस्से में टेंशन आपको देखने को मिलेगा। आई बस समझ, तो ये हमको पढ़ना है। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन फ्लेक्सर। The behavior of RCC beam section at ultimate load has been explained in previous section। हमने देखा, उसको समझा था। The basic assumption, देखो ये assumptions in the elastic theory के बारे में आता है कभी कभी। The basic assumption involved in the analysis at the ultimate load, ultimate limit state of flexure is as follow। क्या इसको कहेंगे हम लोग? Plane sections normal to the beam axis remain plane after bending। Plane section before bending remains plane after bending। सिंपल भाषा में, plane section before bending is plane section after bending remains same. Plane section before bending remains same as that of plane section after bending। That means in an initially straight beam, strain varies linearly over the depth of the section। यानी कि क्या है, एक हमारी स्ट्रेट बीम है, एक हमारी बीम है, तो स्ट्रेन जो आएगा, इसका जो स्ट्रेन डायग्राम हम बनाएंगे, तो कहने का मतलब क्या है कि स्ट्रेन कैसा होगा, हाउ विल दिस द स्ट्रेन ओवर हियर बी, तो क्या कहा, वो लीनियर ही जाएगा। इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, द स्ट्रेन वेरीज लीनियरली ओवर द डेप्थ ऑफ द सेक्शन। अभी यहाँ पर मैं देखूंगा तो इतना ही स्ट्रेन आएगा, और आगे जाऊंगा तो और ज्यादा आएगा, है कि नहीं? जितना मैं आप न्यूट्रल एक्सिस से अवे जाऊंगा उतना स्ट्रेन वैल्यू आपकी बढ़ती चले जाएगी। तो यही कहा है, ठीक है। और आगे क्या कहा, द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन इन कंक्रीट। कंक्रीट का जो है डायग्राम अगर हमने बनाया था, कंक्रीट का डायग्राम ने हमने जो पहले बनाया था, तो वो इस प्रकार से अरेंजमेंट था, ये इस प्रकार से मूव होता है। ठीक है, एफसी की वैल्यू आपको एक स्टेज के बाद मिल जाती है। ठीक है, अब इसी डायग्राम को इस प्रकार से अगर बनाया जाए, ये आपकी एक बीम होगी ना, उसमें इस प्रकार का अरेंजमेंट होता है। ये जो मैंने बनाया है दोस्तों, ये जो डायग्राम मैंने बनाया है, दिस इज फॉर व्हाट, दिस इज फॉर लिमिट स्टेट। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में तो सिंपल था भाई, ये ऐसा बना लो, ये इतना ही स्ट्रेंथ यूटिलाइज कर देते हैं कंक्रीट के लिए हम लोग। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमने एडिशनल ले लिया, ये हमें एक्स्ट्रा मिल जाता है। गेटिंग माई पॉइंट, इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये यहाँ पर तो स्टील के लिए तो ऐसे एक पर्टिकुलर पॉइंट होता था, यहाँ मैंने गलती से लाइन बना दी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ गई। तो क्या कहा कि अब ये जो वैल्यू आई है 0.0035, में इसकी बात कर रहा हूँ, ये तो स्ट्रेस डायग्राम है, जो स्ट्रेन डायग्राम होगा बिल्कुल इसी प्रकार से होगा। तो कंक्रीट का जो अपर मोस्ट लेयर होगा, उसमें जो स्ट्रेन आएगा दैट विल बी 0.0035। ठीक है, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन इन कंक्रीट एट द आउटर मोस्ट फाइबर shall be taken as 0.0035 in bending। ठीक है, फिर आगे बात करेंगे हम लोग द रिलेशन बिटवीन द कंप्रेसिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन कंक्रीट एंड स्ट्रेन इन। देखिए दो डायग्राम रहेंगे हमारे, एक होगा आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कंक्रीट का, दूसरा होगा स्ट्रेन। They may be assumed to be rectangular, trapezoidal, parabola or any other shape which results in prediction of strength in substantial agreement। इसका शेप ट्रेपेजोइडल हो सकता है, इट कैन बी रेक्टेंगुलर, इट कैन बी पैराबोलिक और एनी अदर शेप, है कि नहीं, जो भी आपका टेस्ट रिजल्ट से आपको एग्रीमेंट में मिलता है। An acceptable stress strain curve is given below in figure 1.6। एक आमतौर पर जो है जनरल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है एक्सेप्टेबल जो है वो नीचे दिया गया है। क्या है उसको देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, पहले यहाँ देख लें, कंक्रीट के बारे में हमने आपको पहले ही बताया था इस बारे में, ऐसा कि कंक्रीट का जो है ये स्ट्रेस डायग्राम, ये स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम है। तो ये आपका होगा 0.002 स्ट्रेन, यानी कि 0.2% प्रूफ जो हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कंक्रीट का एफ 0.67 होगा। ठीक है, फिर इसके बाद में पार्शियल सेफ्टी फैक्टर भी हम लगा रहे हैं, दैट इज 1.5 का, तो ये थोड़ा और नीचे आ जाता है। तो ठीक है, तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, दिस पॉइंट इफ वी ट्राई टू सॉल्व इट यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर व्हाट यू विल गेट इज दिस वैल्यू, इफ वी सॉल्व इट दिस बिकम्स 0.446 एफसीके, यानी कि क्या है, ये 0.446 एफसीके आपका होगा। जब हमने डायग्राम अभी बनाया था कुछ इस प्रकार का, है कि नहीं,
तो उसमें ये पार्ट जो हमने देखा ना, देखो ये यही पार्ट है, सी जस्ट सी दिस पार्ट, एक ये पार्ट हो गया कर्व्ड वाला पार्ट, फिर बाद में कांस्टेंट ना, कर्व देन कांस्टेंट, हम लिखते हैं ना 0.446 एफसीके लिखते हैं ना हम लोग, तो वो 0.446 एफसीके ये है, ठीक है, दिस इज 0.446 एफसीके, ठीक है। और क्या अजम्पशन है दोस्तों, एक अजम्पशन आपका प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग आफ्टर बेंडिंग वाला होगा, दूसरा मैक्सिमम स्ट्रेंथ 0.0035 हो गया, फिर बाद में आपने डिजाइन के हिसाब से हमने देख लिया, फॉर डिजाइन पर्पस द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन द स्ट्रक्चर शैल बी अज्यूम्ड टू बी 0.67 टाइम्स द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, ये हमने ले लिया, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.5 शैल बी अप्लाइड इन एडिशन टू दिस, ये हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी यहाँ पर ना, ये चीज यहाँ पर हो गई। फिर आगे क्या कहा, द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इग्नोर्ड ऑल्दो स्टील सॉरी कंक्रीट सॉरी although concrete is good in compression, it does not mean that it won't carry any type of tensile load. बहुत कम, बहुत ही मामूली, यानी कहा जाए तो 1/10 10% जो है वो सिर्फ कैरी कर पाता है कंप्रेसिव फोर्स को, सॉरी टेंसाइल फोर्सेस को, कंक्रीट टेंसाइल फोर्सेस को, ठीक है। कंक्रीट में तो कंप्रेशन में तो इट इज वेरी गुड, लेकिन वो 10% ऑल्दो उसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ है कंक्रीट की, हम उसको इग्नोर करते हैं, वी डू नॉट टेक दैट स्ट्रेंथ इनटू कंसिडरेशन। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इग्नोर करते हैं हम लोग। आगे कहा द स्ट्रेसेस इन द रीइंफोर्समेंट आर डिराइव्ड फ्रॉम रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर द टाइप ऑफ स्टील यूज्ड, ठीक है। और कुछ डायग्राम टिपिकल कर्व्स आर गिवन इन फिगर 1.3 फॉर डिजाइन पर्पस द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर गामा m इक्वल टू 1.15 शैल बी एप्लीकेबल फॉर व्हाट, फॉर स्टील, है ना, रीइंफोर्समेंट के लिए कहा है, बराबर। तो फिगर आपका 1.3 आपको दिखा देते हैं, जस्ट मिनट, अच्छा पीछे ही है, थोड़ा पीछे, एक मिनट, ठीक है दोस्तों। तो इस डायग्राम के बारे में बात हो रही थी स्टील रिइंफोर्समेंट के बारे में, जहां पर आपका माइल्ड स्टील होता है उसको डेफिनेट यील्ड पॉइंट मिलता है, आपके एचवाईएसडी हाई डिफॉर्म बास में अंदर डेफिनेट ये नहीं मिलता, आपको यील्ड पॉइंट नहीं मिलता, तो हम क्या करते हैं 0.2% प्रूफ से, दैट इज 0.002 स्ट्रेन, स्ट्रेन की कोई यूनिट होती नहीं है, वो हम लोग जो है यहाँ पर जहाँ पर भी कट करता है वो हमारा जो है एफ वाई वैल्यू हो जाता है, क्या हो जाता है वहां से आपका एफ वाई वैल्यू हो जाता है, ठीक है। तो एक्चुअली अगर एफ वाई यहाँ पर है तो ये जो पर्टिकुलर वजह से क्या हो गया, ये इट बिकेम लोअर, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर आपने लगा दिया 1.15 का, तो उसकी वैल्यू आपको आ जाएगी वट एवर थिंग 0.87 के आसपास तक कुछ वैल्यू आती है, ठीक है। ठीक है, अब आगे ये बात ध्यान रखिए, द मैक्सिमम स्ट्रेन इन द टेंसाइल टेंशन रिइंफोर्समेंट इन द सेक्शन एट फेलियर शैल नॉट बी लेस देन एफ वाई अपॉन 1.15 ES प्लस 0.002, ठीक है। वाई 0.002, क्योंकि ये 0.002 आप यहाँ देखिए, 2% स्ट्रेन ना, 0.002 ये यहाँ पर कहा है, गेटिंग माई पॉइंट, 0.002 कहाँ से आया, ये 0.002, यही कहा द मैक्सिमम स्ट्रेन इन द टेंसाइल रिइंफोर्समेंट इन सेक्शन एट फेलियर शैल नॉट बी लेस देन 0.002 प्लस एफ वाई अपॉन 1.15 ES, यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है। अब आगे बात करेंगे दोस्तों लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। एक टिपिकल बीम हमने लिया है, एक टिपिकल बीम हमने लिया है, ब्रेड्थ B, डेप्थ D, इट हैज गॉट सम रीइंफोर्समेंट, ठीक है। तो पहला डायग्राम तो स्ट्रेन डायग्राम हो गया, तो जहां पर भी न्यूट्रल एक्सिस आएगी वहां से आपका जो है मैक्सिमम फाइबर पे आपको स्ट्रेन कितना मालूम है, 0.0035 होता है, एक्सट्रीम फाइबर पे स्ट्रेन कितना होता है 0.0035, उसी को कनेक्ट करके हम यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर स्ट्रेंथ कितना आएगा, हो जाएगा 0.87 एफ वाई अपॉन ES प्लस 0.002, वो वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगी, दैट वैल्यू यू विल गेट,
ये तो आपका स्ट्रेन डायग्राम और दूसरा स्ट्रेस डायग्राम है। स्ट्रेस डायग्राम के अंदर हमने जैसा डिस्कस किया कि पॉइंट फोर एफ सी के क्यों, आपका ऑलरेडी बता दिया है कि पॉइंट फोर एफ सी के हमको क्यों लेना है कि नहीं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप जो है लगाएंगे ना अल्टीमेट वैल्यू पे, तो आपको क्या मिल जाता है, पॉइंट फोर एफ सी के, ठीक है नहीं। पहले आपने लिया 2/3 दैट इज 0.67 लिया, फिर 0.67 के बाद में व्हाट यू डिड इज इसके ऊपर आपका 1.50 का ये लगा, व्हाट वी से पार्शियल सेफ्टी फैक्टर गामा एम। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमको मिलता है 0.446। ठीक है, तो आ जाएगा ये 0.446 एफ सी के जो आपका एक्सट्रीम फाइबर के ऊपर स्ट्रेस आपको मिल जाएगा। यहाँ पर हम लोग ऑल दो नीचे कंक्रीट के नीचे यहाँ पर जो है, सॉरी न्यूट्रल एक्सिस के नीचे, ऊपर तो आपका सॉलिड है पूरा, ऊपर तो आपका कंक्रीट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो भी कंक्रीट, ऑल दो कंक्रीट होगा उसकी स्ट्रेंथ को हम लोग यूटिलाइज नहीं करते, अज्यूम करते कि कुछ नहीं है वैल्यू, और उसके अलावा हमने रीइंफोर्समेंट डाल रखी है, वी हैव एडेड रीइंफोर्समेंट। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे तो स्ट्रेन डायग्राम में थे, लेकिन स्ट्रेस डायग्राम के अंदर ऊपर जो आकार दिया था पैराबोलिक शेप वगैरह कुछ हमने दे रखा था, यहाँ पर देखा ये वाला पैराबोलिक शेप, तो ये जो है आपको यहाँ पर नीचे नहीं आएगा, बल्कि नीचे नहीं आएगा, हम नीचे के पोर्शन में जो भी स्ट्रेन आएगा वी विल कंसिडर ओनली स्टील, वी विल ओनली कंसिडर स्टील इन इट, हम लोग और कुछ इसमें कंसिडरेशन में नहीं लेंगे। ठीक है, तो स्टील के लिए यहाँ पर कोई डायग्राम नहीं, बस यही आ जाएगा। ओके गेटिंग, ये हो गया 0.40 के, हमको आपने आपको ऑलरेडी बता दिया कहाँ एक्ट करता है, तो उसका सेंट्रोइड निकाल लेंगे, तो आ जाएगा 0.42x पर ये एक्ट करता है। और जो टेंसाइल रिइंफोर्समेंट होती है वो एक ही लेयर में होगी, तो उसका सेंट्रोइड जो होगा उसी में ये टेंशन एक्ट करेगा। हाँ, कभी कभी मल्टी लेयर, अगर डबल लेयर ट्रिपल लेयर अगर हमने रिइंफोर्समेंट डाल रखी है तो अकॉर्डिंगली वो शिफ्ट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। नाउ व्हाट इज मीन बाय क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, क्या मतलब है इसका, व्हाट डज इट मीन बाय द टर्म लिमिटेड डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ना। तो यहाँ पर ये ऐसी एक्सिस है with respect to which the compressive and tensile stresses are divided। ठीक, ये बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, अब इसमें लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस आपकी कहाँ जाएगी, न्यूट्रल एक्सिस आपकी कहाँ जाएगी। ठीक है, तो उसको डिनोट किया है बाय टर्म एक्सयू। ठीक है, तो फिगर 1.17 क्या कहा जाए, रेक्टेंगुलर बीम अंडर फ्लेक्चर विद एक्सयू लेस देन एक्सयू मैक्स, एक्सयू लेस देन एक्सयू मैक्स यानी कि मैक्सिमम एक्सयू कहाँ तक जा सकता है, उससे कम है। रेक्टेंगुलर बीम विद एक्सयू लेस देन एक्सयू मैक्स यानी कि हम लोग कंप्रेशन का एडवांटेज उठा रहे हैं, टेंशन में पूरा लोड नहीं दे रहे हम लोग। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर बीम अंडर फ्लेक्चर एक्सयू लेस देन एक्सयू मैक्स, ऐसे सेक्शन को हम कहते हैं वी कॉल्ड एज, इसको ऐसा सेक्शन जिसमें एक्सयू लेस देन एक्सयू मैक्स, इसको हम लोग क्या कहेंगे, अंडर रीइंफोर्स सेक्शन, क्या कहेंगे हम लोग, अंडर रीइंफोर्स सेक्शन। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे व्हेन एक्सयू इक्वल्स टू एक्सयू मैक्स यानी कि बराबर जहां एक्सयू मैक्स होना चाहिए था वहीं पर आपकी ये भी है, व्हाट वी से न्यूट्रल एक्सिस भी है, तो यहाँ एक्सयू इक्वल्स एक्सयू मैक्स हो जाएगा हमारा। ओके, ये बैलेंस सेक्शन कहलाएगा, ये सेक्शन क्या कहलाएगा, बैलेंस सेक्शन, बैलेंस्ड सेक्शन। फिर इसके बाद में आगे हम बढ़ेंगे तो ओवर इन्फो सेक्शन भी आएगा, ओवर इन्फो सेक्शन, ओवर इन्फो सेक्शन में क्या होगा कि आपका जो है रीइंफोर्समेंट ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो डायग्राम है इसके अंदर जो है व्हाट विल हैपन कि कैपेसिटी यहाँ पर उसकी स्टील की भी आएगी अच्छी खासी कंसिडरेशन में। ठीक है, तो हम लोग उसको कहेंगे ओवर इन्फोर्स सेक्शन। ठीक है, मैं फॉर्मूला ये सारी की सारी चीजों के अंदर नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको समझा के आगे बढ़ूंगा, ठीक है नहीं। तो स्टील ग्रेड, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ स्टील, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ स्टील क्या है, एक्सयू बाई डी, एक्सयू बाई डी रेशियो लिया जाता है, एक्सयू मैक्स यानी मैक्सिमम कहाँ तक एक्सयू जा सकता है वो डिवाइड बाई डी रेशियो के हिसाब से। माइल्ड स्टील में 0.5313 डी, Fe415 में 0.479 डी, और Fe500 में 0.4791। ठीक है, तो ये इस प्रकार से है, तो ठीक है।
The limiting depth of neutral axis XU max, the limiting depth of neutral axis XU max corresponds to the so-called balance section. अभी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है सारे टर्म. The limiting depth of neutral axis XU max corresponds to the so-called balance section, that is the section that is expected to result in a balance failure at the ultimate state in flexure. फिर आगे कहा, if the neutral axis depth is less than XU max, then the section is under reinforced, that is resulting in a tension failure. Whereas if XU exceeds XU max, it is over reinforced, resulting in compression failure. ठीक है, ये यहाँ पे इतना पढ़ लिया आपने. अब आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ये बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं. ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं एक टिपिकल डायग्राम है. यहाँ पर ये आपकी एक तो हो गई बीम, पहला हो गया आपका ये बीम. ठीक, ये स्ट्रेन डायग्राम, ये स्ट्रेस डायग्राम. बैलेंस सेक्शन का मतलब क्या है दोस्तों? बैलेंस्ड सेक्शन, बैलेंस सेक्शन का मतलब क्या है कि यहाँ पर जहां पर न्यूट्रल एक्सिस होना चाहिए थ्योरेटिकली कैलकुलेशन के हिसाब से बिल्कुल उसी जगह पर है कि नहीं, यानी जहां पर ये रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस जिस पॉइंट से होता है कि नहीं, न्यूट्रल एक्सिस जिसको हम लोग कहते हैं. ठीक है, तो बैलेंस सेक्शन वो सेक्शन है जिसके अंदर न्यूट्रल एक्सिस बिल्कुल करीब कह सकते हैं कि सेंटर वगैरह में होगी. वेर इन बोथ कॉन्क्रीट एंड स्टील दोनों का जो है स्ट्रेंथ जो होगा एक साथ लिमिटेड वैल्यू को पहुंच जाएगा. आ रही बात समझ में? जैसे कि स्ट्रेन के बारे में हमने बात किया तो कंक्रीट का स्ट्रेंथ कितना बताया? 0.0035. ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग स्ट्रेन निकालेंगे स्टील का तो यहाँ दिया 0.87 FY/ES प्लस 0.002. ठीक है, तो बैलेंस सेक्शन में क्या होगा? वेन एवर द मेंबर विच इज मेड बाय बैलेंस सेक्शन, तो उसमें क्या होता है दोस्तों? व्हाट हैपेंस इन दैट, यहाँ पर जो कुछ भी लोड होगा, जो कुछ भी लोड होगा, मेंबर हमारा फेल होने की कगार पे होगा, बेंड वगैरह होगा, तो इसकी ऊपरी सतह जो है ये कंप्रेशन लेयर, ये और नीचे लेयर है हमारी टेंशन यानी कि टी, दोनों साथ है. बैलेंस सेक्शन में दोनों साथ साथ में फेल होंगे. कंक्रीट एंड स्टील विल फेल एट वन टाइम ओनली. इसको हम कहते हैं बैलेंस्ड सेक्शन. ठीक है, अब इसी में अगर हम बात करेंगे अंडर इन्फो सेक्शन की, अगर हम बात करेंगे इसके अंदर अंडर इन्फो सेक्शन की, तो अंडर इन्फो सेक्शन में क्या होगा? जहां पर अंडर इन्फो सेक्शन होगा तो यहाँ पर क्या होगा? बीम पहले आपकी बेंड होगी, बीम पहले आपकी डिफ्लेक्ट होगी, बेंड होगी. हमें मालूम पड़ेगा कि भाई साहब लोड क्या आ गया. ठीक है, तो यहाँ पर अंडर इन्फोर्स में क्या होता है कि जो स्टील की रिक्वायरमेंट होती है, स्टील की रिक्वायरमेंट, जैसे मैं कहूंगा एरिया ऑफ स्टील AST लिखते हैं हम लोग, AST से हमें लग रहा है कि 100 स्क्वायर सेंटीमीटर. ठीक है, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर का एरिया ऑफ स्टील हमें चाहिए, एग्जांपल बोल रहा हूँ. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? इस मेथड के अंदर क्या होगा कि जो रिक्वायरमेंट स्टील की होगी, है कि नहीं, जो भी वैल्यू, जैसे 100 चाहिए तो हम 100 नहीं देंगे, वी विल गिव लेस, वी विल गिव से 80 या 90, इस प्रकार से. फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसके अंदर ज्यादा होती है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसके अंदर क्या होती है? ज्यादा होती है. तो अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन का मतलब क्या है कि जब आपका स्टील जो है, दो कंपोनेंट है यहाँ पर, पहला है कंक्रीट, ऊपर वाला हमारा है कंक्रीट. ठीक है, कंक्रीट, और नीचे वाला है हमारा यहाँ पर ये जो है सेंट्रोइड पे, दिस इज नथिंग बट स्टील. तो कंक्रीट एंड स्टील दो चीजें हैं, है कि नहीं, कंक्रीट और स्टील दोनों चीजें हैं. तो बैलेंस सेक्शन ऐसा सेक्शन है जिसमें कंक्रीट का क्रशिंग बिकॉज ऑफ कंप्रेशन एंड स्टील का जो है फेलियर बिकॉज ऑफ टेंशन, दोनों एक ही पॉइंट पर पहुंचेंगे. ठीक है, इन बैलेंस सेक्शन के अंदर क्या होगा कि दोनों स्ट्रेसेस एक साथ आएंगे. ठीक है, एक ही पॉइंट पर स्ट्रेस एक्सट्रीम फाइबर में कंप्रेशन लेयर पे, और टेंशन मेंबर में जो है एक्सट्रीम फाइबर में एक ही स्टेज पर होगा. दैट इज कॉल्ड एज बैलेंस सेक्शन. ठीक है, और अगर हम बात करेंगे अंडर इन्फो सेक्शन की, तो अंडर इन्फो सेक्शन में क्या है कि हम रेनफोर्समेंट जो रिक्वायर्ड होती है उससे थोड़ा सा कम डालते हैं ताकि
मेंबर हमारा बेंड हो, हमें कोई साइंस मिले कि भाई इस मेंबर के साथ कुछ प्रॉब्लम है एंड वन कैन रेक्टिफाई इट इन वेल इन टाइम। ठीक है, अब हम बात करेंगे ओवर इन्फो सेक्शन में। ओवर इन्फो सेक्शन में क्या कहता है भाई, 100 चाहिए था ना, 100 नहीं 120 डाल दो। ये mm² में यूनिट होती है इसकी, हाँ सबकी 125 या 100 120 90 जो है इसकी यूनिट क्या होगी, क्योंकि एरिया है ना तो वो स्क्वायर mm होगा। ठीक है, तो बैलेंस सेक्शन आपने जान लिया कि टॉप और बॉटम यानी कंप्रेशन और स्टील दोनों एक साथ फेल होता है। अंडर इन्फोर्स के अंदर क्या है कि मेंबर पहले डिफ्लेक्ट होता है, बिकॉज इसके अंदर स्टील है, स्टील एज इलास्टिक इन नेचर, तो वो बेंड होता है, तो वो नीचे बीम के नीचे क्रैक्स वगैरह डेवलप होंगे, हमें अंदाजा हो जाएगा कि इसके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है एंड वील गेट इट रेक्टिफाइड। तीसरा मेथड है तीसरा जो है हमारा सेक्शन दैट इज ओवर इन्फोर्स सेक्शन, एज द नेम सजेस्ट उसमें रिइंफोर्समेंट ज्यादा होगी। तो वहां पर क्या होता है दोस्तों, वहां पर क्या होता है कि आपका ऊपर कंक्रीट, नीचे आपका स्टील। ठीक है, तो इस परिस्थिति में क्या होता है, इस परिस्थिति में क्या होता है कि कंप्रेशन ज्यादा होने की वजह से मेंबर मेरा फेल हो जाता है, मेंबर मेरा फेल हो जाता है। क्यों ऐसा, ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि, क्यों होता है बताएं? कंप्रेशन, क्योंकि कंक्रीट और रिइंफोर्समेंट ज्यादा आपने डाल रखा है, रिक्वायरमेंट जैसे चाहिए यहाँ पे स्टील की 100 चाहिए था, हमने दे रखी है 120, तो कितना भी लोड आएगा भाई कैपेसिटी से ज्यादा आपने लोड दे रख, कैपेसिटी से ज्यादा आपने दे दिया, स्टील दे दिया। ठीक है, एरिया ऑफ स्टील आपने ज्यादा दे दिया, तो क्या होगा, स्टील तो फेल होगा नहीं और कंक्रीट अचानक से क्रश हो जाएगी और मेंबर नीचे आ जाएगा। इसलिए हम लोग ओवर इन्फोर्स को जो है हम लोग वी नेवर डिजाइन, ओवर इन्फोर्स हम लोग अवॉइड करते हैं, वी अवॉइड ओवर इन्फोर्स सेक्शन। ठीक है, आई बात समझ में? 3 सेक्शन, बैलेंस सेक्शन, न्यूट्रल सेक्शन एंड आपका क्या कहा हमने, सॉरी अंडर इन्फो सेक्शन, बैलेंस एंड ओवर इन्फो सेक्शन। ठीक है, ये 3 टाइप के हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ स्टील, ये हमेशा कंप्रेशन मेंबर के जो टॉप मोस्ट लेयर से मेजर किया जाता है। ठीक है, एक्सयू बाय डी रेशियो है कि नहीं, एक्सयू मैक्स बाय डी, यानी कि जहां पर आपका न्यूट्रल एक्सिस आएगा वो डिवाइड बाय डी डेप्थ। ठीक है, तो लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ स्टील आर एज फॉलोज। आपके पास Fe250 तो 0.53 एक्सयू बाय डी, Fe415 तो 0.4791 एक्सयू बाय डी, Fe500 है तो 0.4791 एक्सयू बाय डी, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी। ठीक है, what is limiting depth of neutral axis? What is limiting depth of neutral axis? The limiting depth of neutral axis corresponds to the so-called balance section, that is a section that is expected to result in a balanced failure at the ultimate limit state inflection. If the neutral axis XU is less than XU max, then the section is under reinforced, resulting in tension failure. Whereas if XU exceeds XU max, it is over reinforced, resulting in compression failure. ठीक है, आई बात समझ में? ये जो XU बाई डी है किसके लिए दिया है, ये बैलेंस सेक्शन के लिए। ये XU बाई डी जो वैल्यू आपको दी गई है, दिस इज गिवन फॉर बैलेंस सेक्शन के लिए है। ठीक है, XU बाई डी जो आपको दिया है ये किसके लिए, बैलेंस सेक्शन के लिए दिया गया है। ठीक है, विच वन इज बेटर दोस्तों, अंडर इन्फोर्स्ड या ओवर इन्फोर्स्ड, कौन सा वाला बेटर है? और ओवर इन्फोर्स्ड, कौन सा सेक्शन बेटर है? अंडर इन्फोर्स्ड। Why? Because we are having two different materials. We are having a concrete which is very good in compression, which is generally embedded in slab वगैरह के अंदर आया था, अपर लेयर में होगा। ठीक है, क्लियर एक्सेस आपको नहीं है। दूसरा आपका जो है कंपोनेंट है दैट इज नथिंग बट स्टील। स्टील की जो प्रॉपर्टी की वो बेंड वगैरह हो जाती है। ठीक है, तो जब हम स्टील कम डालेंगे तो मेरा मेंबर जो फेल होने लगेगा, तो क्या होगा, जस्ट कम थोड़ा सा रखते हैं जिससे कि उसके अंदर कोई किसी प्रकार का फेलियर वगैरह
देखने को ना मिले। ठीक है, आपको क्लियर साइन आपको मिल जाए। ठीक है ना, वार्निंग साइन आपको देता है। वार्निंग साइन मतलब कि स्टील है, स्टील की प्रॉपर्टी, स्टील अचानक से टूटती है क्या? नहीं ना, पहले बेंड होती है बाद में टूटती है। तो वार्निंग साइन यानी कि बीम वगैरह बेंड होने लगेगी, बीम के सॉकेट में, यानी बीम का जो निचला हिस्सा होगा उसके अंदर आपको बड़ी बड़ी दरारें दिखने लगेगी, फिर बाद में एक दिन ऐसा आएगा कि वो बीम गिर जाएगी। ठीक है, ये होता है आपका। लेकिन हम गिरने तक इंतजार नहीं करते, हम अंडर इन्फोर्स इसलिए करते हैं ताकि जब मेंबर के अंदर डिफ्लेक्शन वगैरह स्टार्ट होगा तो इट विल गिव यू सफिशिएंट वार्निंग। यूजर को जो सफिशिएंट वार्निंग मिलेगी, वो देखेगा, उसको पता चल जाएगा यहाँ पे बीम थी और उसके अंदर कुछ गड़बड़ चल रहा है। वेयर ओवर इन्फोर्स में क्या होता है दोस्तों? ओवर इन्फोर्स में क्या होता है? ओवर इन्फोर्स सेक्शन के अंदर होता है ऐसा है कि आपका जो कंक्रीट जो होता है, कंक्रीट वो पहले फेल होता है। क्यों? क्योंकि स्टील ज्यादा दी है, स्टील ज्यादा दे रखी है, तो स्टील तो फेल होगा नहीं, क्योंकि ज्यादा रिइंफोर्समेंट है, वो लोड शेयरिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर कंक्रीट क्रश होता है, कंक्रीट क्रश होता है। लेकिन इसको कंप्रेशन फेलियर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कंप्रेशन फेलियर भी हम लोग कहते हैं। ठीक है ना, ये है अंडर रिइंफोर्स रिजल्ट्स इन टेंशन फेलियर, whereas एक्सियो एक्सीड्स एक्सियो मैक्स, इट इज ओवर रिइंफोर्स रिजल्टिंग इन अ कंप्रेशन फेलियर। कंप्रेशन फेलियर में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब आ जाते हैं हम लोग एनालिसिस ऑफ सिंगल रिइंफोर्स्ड रेक्टेंगुलर सेक्शन। ओके, देखो दोस्तों, मैं आप लोगों को बैलेंस सेक्शन, अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन, ओवर रिइंफोर्स्ड सेक्शन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग जरा गौर से देखें इसको। ठीक है, ये हमारा टिपिकल एक कोई बीम है, हमारा कोई टिपिकल एक बीम है। अब हम सभी जानते हैं कि हमारा जो डिजाइन थ्योरी है, चाहे वो लिमिट स्टेट हो, चाहे अल्टीमेट लोड हो, चाहे आपका WSM हो, सब केस में हम लोग कंक्रीट, क्योंकि गुड इन कंप्रेशन है तो कंक्रीट से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जहां पर रिक्वायर्ड होती है कंक्रीट को यूटिलाइज करते हैं। जहां पर टेंसाइल फोर्सेस एक्ट करते हैं, तो क्योंकि कंक्रीट इट इज नॉट दैट गुड इन टेंशन, तो हम लोग रीइंफोर्समेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा लेंगे कि देखिए ये बारीक बारीक जो लाइन है, ये न्यूट्रल एक्सिस। ये पहला केस देख लेते, ये ऊपर का पार्ट जो बिल्कुल सॉलिडिफाई मैंने किया है, दिस पोर्शन इज कॉन्क्रीट। इससे जो स्ट्रेंथ आ रही थी, इसका डायग्राम, स्ट्रेस डायग्राम आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ वैल्यू, मैं कुछ वैल्यू यहाँ मेंशन नहीं कर रहा हूँ, से द वैल्यू ऑफ फोर्स इज CU, हम लोग को CU मिल रहा है। एंड नीचे कुछ रिइंफोर्समेंट है बिलो न्यूट्रल एक्सिस। इधर पे हम लोग कंक्रीट की स्ट्रेंथ हम नहीं देख रहे, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, जहां पर जितनी रिइंफोर्समेंट है वहां पर एक मैंने लिख दिया है, एरो मार्क करके TU लिख दिया है। ठीक है कि ना, टेंसाइल फोर्स। CU कंप्रेसिव फोर्स, TU टेंसाइल फोर्स। ठीक है, C और T लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बैलेंस सेक्शन में दोस्तों क्या होता है कि हमारा सेक्शन में रिइंफोर्समेंट इतनी डाली जाती है कि कंक्रीट और स्टील दोनों साथ में फेल होते हैं। तो बोलेंगे कि बोथ कंक्रीट एंड स्टील फेल्स एट द सेम टाइम। यहाँ पर क्या होता है, कंक्रीट एंड स्टील दोनों एक साथ में एक ही समय पे फेल होंगे। ठीक है, तो कंक्रीट एंड स्टील बोथ फेल एट द सेम टाइम, किधर? बैलेंस सेक्शन में। क्योंकि दोनों एक्सट्रीम फाइबर, यानी कि जब स्टील की जो यील्ड स्ट्रेस होगी, यील्ड स्ट्रेस स्टील का जो आएगा वो, और कंक्रीट का जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 0.0035, दोनों एक ही स्टेज पर आएगा। यानी यहाँ पर स्ट्रेन मैक्सिमम और यहाँ पे यील्ड स्ट्रेस मैक्सिमम दोनों साथ में आएगा। तो मेंबर मेरा जो फेल होगा दोनों साथ में होगा, यानी कि कंक्रीट और स्टील एक साथ फेल होंगे। ऐसे सेक्शन को भी कॉल इट एज बैलेंस सेक्शन। आई थिंक दिस इज अंडरस्टूड नाउ। ठीक है, ये समझ गए होंगे आप लोग। अब हम बात करेंगे दूसरा सेक्शन हमारा। ठीक है, ये हमने जो पढ़ा ये कौन सा था? ये बैलेंस सेक्शन के बारे में था। ठीक है, अब दूसरा वाला आप देख लें। ठीक है, अब हमारा फोकस यहाँ पर है, सेम बीम है, सेम क्रॉस सेक्शन, एवरीथिंग सेम। यहाँ पर भी हम सिर्फ और सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को यूटिलाइज कर रहे हैं, तो यही पोर्शन होगा, नीचे वाला पार्ट नहीं होगा। यहाँ पर दोस्तों हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने क्या किया है कि कंप्रेशन जो है आपका व्हाट वी से, रीइंफोर्समेंट कम है यहाँ पर, रीइंफोर्समेंट आपका कम है। कंक्रीट फेल्स फर्स्ट, सॉरी,
यहाँ पे रिइंफोर्समेंट जितना चाहिए था उससे कम था, रिइंफोर्समेंट जितना चाहिए था उससे कम रिइंफोर्समेंट है, तो यहाँ पर क्या होगा, स्टील विल फेल फर्स्ट, स्टील फेल्स फर्स्ट, यहाँ पर स्टील पहले फेल होती है। ठीक है, तो स्टील फेलियर का मतलब क्या है कि यहाँ पर बेंडिंग शुरू हो जाएगी, बेंडिंग ऑफ स्टील ना, स्टील इज क्वाइट डक्टाइल, बेंडिंग ऑफ स्टील देखने को मिलेगी हमको, ठीक है नहीं, तो हमको एक वार्निंग साइन मिलती है, हमें क्या मिलती है, व्हाट वी गेट ओवर हियर, वी गेट अ वार्निंग साइन, हमें क्या मिलता है, वार्निंग साइन, वी गेट वार्निंग, वार्निंग साइन हमें मिलती है कि भाई स्ट्रक्चर हमारा फेल हो रहा है, वार्निंग साइन हमको मिलती है, ये हो गया अंडर इन्फोर्स। अगला वाला हमारा जो है, यहाँ पर हमारा स्टील ज्यादा होता है, हमारा स्टील ज्यादा होता है, बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपेंस यू नो, बिकॉज ऑफ दिस आपका रिइंफोर्समेंट ज्यादा ये करता है, यहाँ पे स्टील जो है यहाँ पे स्टील फेल होती है क्योंकि कंक्रीट ज्यादा है, स्टील कम है, कंक्रीट ज्यादा स्टील कम है, तो यहाँ पर क्या होता है, एक मिनट, थोड़ा मेरा डायग्राम में गड़बड़ हो गया दोस्तों, आई जस्ट रियलाइज नाउ, थोड़ा सा ये यहाँ तक आएगा कंक्रीट, इस केस में यहाँ तक आएगा, थोड़ा सा मार्किंग में मेरी गड़बड़ हो गई, यहाँ पर अंडर रिइंफोर्स में कंक्रीट आपकी ज्यादा होगी, स्टील कम होगी, तो यहाँ पर क्या होगा कि व्हाट विल हैपन कि स्टील का जो है फेलियर पहले होगा, स्टील रिलेटिवली कम है, ये केस में स्टील ज्यादा होगी कंक्रीट कम होगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि कंक्रीट आपकी जो होगी इतने पोर्शन कंक्रीट का हम लेंगे। ठीक है, डायग्राम थोड़ा सा इन्वर्ट कर लीजिएगा आप लोग, हाँ, ये वाला डायग्राम जो है इस प्रकार से, थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गई है, ये डायग्राम यहाँ तक आएगा और ये डायग्राम आपका यहाँ तक आएगा, थोड़ा सा नेसेसरी करेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ओवर रिइंफोर्स, क्योंकि रिइंफोर्समेंट हमने ज्यादा दे रखा है, तो कॉन्क्रीट विल क्रश, कॉन्क्रीट विल क्रश ना, कॉन्क्रीट क्या हो जाएगा, क्रश हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, कॉन्क्रीट विल फेल फर्स्ट, क्योंकि अल्टीमेट कैपेसिटी पे कंक्रीट पहले चला जाएगा, तो यहाँ पे होगा क्या, कंक्रीट विल क्रश, कंक्रीट विल क्रश, ठीक है, कंक्रीट क्रश होने लगेगा। ठीक है, तो ओवर इन्फोर्स में ये हो गया। अब ओवर इन्फोर्स से साथ प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, स्टील यहाँ पर देखिए, स्टील जब अगर जैसे अगर मैं अभी कहीं पर बैठा हूँ आरसीसी स्ट्रक्चर के नीचे, अगर कोई बीम है, स्लैब है, कुछ भी है, तो मैं अगर देखूंगा तो नीचे का मुझे सीलिंग क्लियरली एक्सेसिबल है, अगर कोई क्रैक डेवलप होगा, कुछ भी होगा तो मुझे दिखाई देगा, लेकिन कंक्रीट जो है दोस्तों, कंक्रीट जो है आपका जो अपर लेयर में होता है, वहां हम एक्सेस नहीं कर सकते। मैं फ्लोर बैठा हूँ अभी एक फ्लोर पे सपोज, है कि नहीं, मान के चलिए कि मैं फर्स्ट फ्लोर पे, तो ग्राउंड फ्लोर पे जो बीम होगी वो अगर क्रश हो रही है, तो उसके ऊपर मेरी टाइल्स वगैरह लगी हुई है, बहुत सारी चीजें हैं, तो दिस इज नॉट एक्सेसिबल, हमें पता नहीं चलेगा, तो इसमें सडन फेलियर होता है, कंक्रीट क्रश होती है तो ब्रिटल होता है, कंक्रीट क्रश हो जाता है, बराबर, तो इसमें आपको वार्निंग साइन नहीं मिलता, साइन टाइम नहीं मिलता, इस वजह से, इस वजह से व्हाट वी प्रीफर जनरली, वी ट्राई टू डिजाइन विच वन, वी डिजाइन अंडर इनफोर्स, क्यों, हमें इसमें वार्निंग साइन देखने को मिलती है, इसमें हम लोग वार्निंग साइन मिलती है और समय रहता है हम इसकी रिपेयर कर सकते हैं, बैलेंस में दोनों साथ होता है, इसमें भी टाइम नहीं मिलता, ओवर इन्फोर्स तो वेरी डेंजरस। ठीक है, तो ये तीन हो गए आपके, बैलेंस सेक्शन, अंडर इन्फोर्स एंड ओवर इन्फोर्स सेक्शन, होपफुली एवरीबॉडी अंडरस्टूड इट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा दोस्तों है दोस्तों सिंगली रिइंफोर्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो है सिंगली रिइंफोर्स्ड रेक्टेंगुलर, देखो सिंगली रिइंफोर्स्ड, सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम एंड डबली रिइंफोर्स्ड बीम, दो चीज कही जाती है। नाउ व्हाट इज मीन्ड बाय सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम एंड व्हाट इज मीन बाय डबली रिइंफोर्स्ड बीम, ये हमको अभी समझना है। ठीक है, हमने कहा कि स्टील इज गुड इन टेंशन, कंक्रीट इज गुड इन कंप्रेशन, कंक्रीट कैन टू सम एक्सटेंट बियर टेंशन, एंड अगर थंब रूल की बात करें तो इट इज ओनली 10% ऑफ व्हाट इट इज गुड इन कंप्रेशन, यानी अगर मेरा कंक्रीट मैं कहूं कि M50 का कंक्रीट है तो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो गई 50 Nm कंप्रेशन में, और उस कंक्रीट का अगर मैं टेंसाइल निकालूं तो लमसम में अगर हम बात करें तो 50 डिवाइड बाई 10, 5 Nm ही होगा, बहुत कम,
स्टील के साथ में क्या प्रॉब्लम है दोस्तों? स्टील के साथ में क्या मामला है? प्रॉब्लम नहीं, बात मामले की बात हो रही है, ठीक है। स्टील के साथ क्या मामला है? स्टील इज वेरी गुड इन टेंशन, वी ऑल नो अबाउट इट, बट व्हाट हैपेंस व्हेन माय स्टील इज सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन? देखिए मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, ओके। दो केस बना रहा हूँ, ये स्टील स्टील तो थोड़ा सा ऐसा कलर ठीक है, ठीक है। मैंने दो स्टील मैंने ले ली, एक को मैंने लगाया टेंसाइल फोर्स, इट इज वेरी गुड इन टेंशन, फर्स्ट क्लास है, हम इस्तेमाल करते कोई दिक्कत नहीं। दूसरा हमने क्या किया, हमने जो इसके अंदर लगा दिया कंप्रेशन फोर्स, इधर हो गया टेंशन टी, टेंशन में था ये, और यहां पर कंप्रेशन। अब इफ वी टॉक अबाउट व्हाट वी से कंप्रेशन ना, अगर मैं बात करूं कि क्या मामला है इसका कंप्रेशन के साथ में, टेंशन में तो जब तक उसका इलास्टिक लिमिट पहुंचता नहीं तब तक वो आप टेंशन देते चले जाओ, जब तक इसका ब्रेक पॉइंट आता नहीं वो टूटेगा नहीं, कंटिन्यूस चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन कंप्रेशन में जब आप रखेंगे स्टील को, तो यहां पर प्रॉब्लम क्या है, आजू बाजू से सपोर्ट नहीं होगा, तो व्हाट विल हैपन, इट विल, व्हाट विल हैपन, इट विल बकल। ये क्या करेगा, बकल हो जाएगा। बकल होने का मतलब क्या है दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं, इस प्रकार से चला जाएगा ना, दिस इज कॉल्ड एज बकलिंग। कंप्रेशन में क्या होगा, बकलिंग होगी ना, कंप्रेशन में क्या होता है, बकलिंग होती है। तो एक प्रॉब्लम है इसके साथ में बकलिंग की, प्रॉब्लम ऑफ बकलिंग विद स्टील इफ नॉट लैटरली रिस्ट्रेन, ठीक है। अब ये बकलिंग को, अदरवाइज अगर ये बकलिंग को हमने रिस्ट्रेन कर दिया, इस बकलिंग को अगर हमने रिस्ट्रेन कर दिया, तो दिस स्टील इज वेरी गुड इन कंप्रेशन एज वेल। मतलब कि अगर मैंने ऐसा कुछ अरेंजमेंट कर दिया कि स्टील को आजू बाजू से हर तरफ से एक तरीके का सपोर्ट हम दे दें कि भाई नहीं तुम कहीं नहीं जा पाओगे, तुमको बकल होने नहीं दिया जाएगा, मैं इसे एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। इस प्रकार का कोई अरेंजमेंट हो कि स्टील को कहीं पर भी जाने नहीं दिया जाए, कंप्रेशन लोड आ रहा तो फिर भी, तो ये बकल होगा क्या, इट वोंट बकल, इट वोंट बकल, बराबर। ये समझ में आ गई बात। तो मैंने पहले तो आपको स्टील और कंक्रीट के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में बता दिया, एक एस्पेक्ट तो ये हो गया। दूसरा, अगर हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करेंगे कंक्रीट की और स्टील की, तो अगर स्ट्रेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बात करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि कौन स्ट्रांग होगा, स्टील और कंक्रीट में ज्यादा स्ट्रांग कौन होगा दोस्तों, बताएं। जल्दी जल्दी, स्टील एंड कंक्रीट के बीच में ज्यादा स्ट्रांग क्या है इन जनरल? स्टील इज मोर स्ट्रॉन्गर, करेक्ट, स्टील इज मोर स्ट्रॉन्गर, ओके। अब एक पर्टिकुलर फोर्स आ रहा है, ठीक है, एक पर्टिकुलर फोर्स आ रहा है, उसके अंदर हम लोग कंक्रीट अगर डालेंगे, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दोनों की अलग अलग है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दोनों की अलग है। तो क्या होगा कि जितना कंप्रेसिव फोर्स आएगा उतना मेंबर को हैवी बनाना पड़ेगा, उतना मेंबर को हैवी बनाना पड़ेगा। तो सिंगली रिइंफोर्स बीम और डबली रिइंफोर्स का मैं कंपैरिजन पहले बता रहा हूँ, बाद में हम लोग इसका एनालिसिस वगैरह वाला पार्ट पढ़ेंगे, बाद में हम लोग इसका एनालिसिस का पार्ट पढ़ेंगे। तो सिंगली और डबली में क्या फर्क है, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ आपको, इसके लिए थोड़ा आप लोगों को बोर कर रहा हूँ कि सिंगली और डबली में फर्क क्या होता है। सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम और आपका दूसरा क्या है, डबली रीइंफोर्स्ड ना, दूसरा हो जाएगा डबली रीइंफोर्स्ड, जाएगा डबली, डबली रीइंफोर्स्ड, ये दोनों को मैं आपको समझाता हूँ अभी। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम क्या होती है ये अभी हमने पढ़ा, ये
आपको अभी इसके पहले जो मैंने जितने भी एग्जांपल्स बताए, जो हमारा रीइंफोर्समेंट था ये सिंगली रीइंफोर्स वाला ही केस था। कंक्रीट इज गुड इन कंप्रेशन, तो कंक्रीट के जो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो जितना भी कंक्रीट था उसकी कैपेसिटी हमने यूटिलाइज किया, इसका हमने सेंट्रॉइड समझे मान इक्विवेलेंस लिया कंप्रेशन फोर्स सी, ये ले लिया हमने। नीचे भी कंक्रीट दोस्तों है जरूर, और वो कुछ टेंसाइल लोड भी कैरी कर रही, बट वी आर अज्यूमिंग दैट इट इज नॉट कैरिंग एनी लोड। हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो कोई भी लोड कैरी नहीं कर रहा है, हमारा अजम्पशन है कि वो कोई भी लोड कैरी नहीं कर रहा है ना, अकॉर्डिंगली हम लोगों ने कुछ रिइंफोर्समेंट दे रखा है इसके अंदर से यहाँ पर। ओके, इसका इक्विवेलेंट फोर्स जो आएगा टी आ गया। ठीक है, अब ये चाहे आपका बैलेंस सेक्शन हो, अंडर रिइंफोर्स और रिइंफोर्स, कुछ भी रहने दो, उससे लेना देना नहीं है। तो ये ऊपर कंप्रेशन नीचे टेंशन, ये होगा सिंगली रिइंफोर्स। क्योंकि सिंगली रिइंफोर्स क्यों का है, क्योंकि एक ही जगह पे यानी कि एक ही जोन में कंप्रेशन और टेंशन दो जोन है, एक ही जोन के अंदर हम लोग ने रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड की है, तो हम कहते हैं वी कॉल इट सिंगली रिइंफोर्स बीम। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग डबली रिइंफोर्स बीम में। देखिए, एक सिंगली रिइंफोर्स बीम जो एक पर्टिकुलर लोड आ रहा है, एक लोड बीम पर मान के चले बहुत ज्यादा लोड आ रहा है, एक बीम के ऊपर बहुत ज्यादा लोड आ रहा है। इन दैट केस व्हाट विल हैपन, यू नो, उस लोड को कैरी करने के लिए, उस लोड को कैरी करने के लिए मेरा बीम का क्रॉस सेक्शन काफी हैवी हो जाएगा। नॉट ओनली द टेंशन बट द कंप्रेशन एज वेल, बोथ द थिंग्स। मुझे काफी मैसिव सिंगली रीइंफोर्स सेक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, नहीं विड्थ भी सॉरी विड्थ भी अच्छी खासी और डेप्थ भी अच्छी खासी। ठीक है, ठीक है, तो जितना स्टील डालूंगा बेंडिंग के लिए उसके इसी के प्रोपोर्शन में मेरा कंप्रेशन भी होना चाहिए, तो काफी मैसिव मेरा स्ट्रक्चर हो जाएगा। बीम की डेप्थ ज्यादा हो जाएगी, बीम की डेप्थ ज्यादा हो जाएगी, आपका जो हेडरूम कम हो जाएगा। एट द सेम टाइम स्ट्रक्चर का वेट वगैरह जो है, बीम वगैरह का भी वेट, डेड लोड वगैरह बढ़ जाएगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं, देखो डब्ल्यू वाला ये वाला ये मैं आपको ये केस बताने के लिए लिया था, यानी सिंगली रिइंफोर्स में अगर लोड ज्यादा, अगर अगर ज्यादा लोड आएगा, हैवी लोड आएगा, तो क्या होगा। अगर मैंने सिंगली बनाया, ये सिंगली है, दिस इज नॉट डबली, आई लेट यू नो। समझे, डबली का मतलब दो डबल बीम नहीं है, कोई अगर ऐसा समझ रहा होगा, अगर मेरे डायग्राम बनाने से इसको आप समझे कि ये सिंगली का ही पार्ट है। आप समझे बात को, कि मेरा सिंगली का ही पार्ट है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर हैवी लोड रहेगा तो सिंगली वाला सेक्शन काफी विड्थ भी ज्यादा, डेप्थ भी ज्यादा, सब कुछ ज्यादा ज्यादा हो जाएगा। गेटिंग? तो हम डबली में क्या करते हैं, डबली रिइंफोर्स में हम क्या करते हैं कि भाई बीम का विड्थ जो क्रॉस सेक्शन करीब करीब वैसा ही रखते हैं। हमें पता है कि कंक्रीट इज गुड इन कंप्रेशन, तो जो भी कंप्रेसिव फोर्स आएगा ये दो जन मिलके शेयर करेंगे, जो एक आपका कंक्रीट जो होगा वो, उसके अलावा हमने अभी पढ़ा था कि स्टील इज गुड इन कंप्रेशन एज वेल व्हेन इट इज रिस्ट्रेन्ड। जब इसको कहीं से भी साइड से सपोर्ट मिलेगा तो स्टील कंप्रेशन में भी गुड है। तो हमने क्या किया है कि टेंशन कैरी करने के लिए जो स्टील है उसको मैंने TU2 नाम दिया, टेंसल टेंशन कैरी करने के लिए वो TU2, वो जाहिर सी बात है न्यूट्रल एक्सिस के नीचे हम लोग रिइंफोर्समेंट डालते हैं, यहाँ हो गया। ऊपर की लेयर में जहां पर कंप्रेशन आता है, तो कंक्रीट जो कंप्रेशन कैरी करता है उसके अलावा और जो कंप्रेसिव फोर्स है, और जो कंप्रेसिव फोर्स है उसको हैंडल करने के लिए हम कुछ स्टील कंप्रेशन जोन में देते हैं। ठीक है, उसका नाम मैंने दे दिया TU1। आई बात समझ में, यानी कि अब मैं डबली रिइंफोर्स के अंदर न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो कंप्रेशन है, कुछ पार्ट हमारा कंक्रीट कैरी करेगा, कुछ पार्ट हमारा स्टील कैरी करेगा, दोनों मिलके कैरी करेंगे। और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे सिर्फ और सिर्फ स्टील टेंसाइल फोर्स कैरी करेगा। ठीक है, अब इसको डबली रिइंफोर्स इसलिए कहते हैं कि इसमें रिइंफोर्समेंट कंप्रेशन जोन में भी है और टेंशन जोन में भी है। ठीक है, तो सिंगली रिइंफोर्स डबली रिइंफोर्स बीम समझ में आ गया सबको कॉन्सेप्ट। व्हाट इज सिंगली रिइंफोर्स, व्हाट इज डबली, व्हाई इज इट प्रोवाइडेड, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके, अच्छा देखिए, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब भी मैं डायग्राम बना रहा हूं कंप्रेशन जोन का, तो मेरा डायग्राम में कुछ पार्ट इज लाइक लुकिंग लाइक अ रेक्टेंगल, लाइक दिस पार्ट इट लुक्स लाइक अ रेक्टेंगल, और कुछ पार्ट आपका पैराबोलिक। ठीक है, तो अगर मैं इसको, हमारे पास इतना टाइम तो नहीं है लेकिन तो फिर भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्या, इसी डायग्राम में मैं बताया था, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में
ये भी जो है एनालिसिस लीनियर हुआ करती थी। यानी कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्या होता था, ये बस इतना ही पार्ट यूटिलाइज करते थे हम लोग, ठीक है नहीं, यही पार्ट हम लोग यूटिलाइज करते थे। यानी कंप्रेशन जोन यानी कि ट्रायंगुलर हुआ करता था, इट यूज टू बी अ ट्रायंगल। ठीक है, तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में सिर्फ ट्रायंगुलर पार्ट ही हम लोग यूटिलाइज करते थे, और ये पार्ट हम लोग स्ट्रेंथ यूटिलाइज नहीं करते थे। लिमिट स्टेट में हम वही तो कर रहे हैं, हम लोग उसके आगे की भी स्ट्रेंथ को यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है इसका शेप इस प्रकार से जो आया है, अभी हम लोग जो हमने इसके पहले डायग्राम बनाया था वहां से आपको मिला। ठीक है, गेटिंग इट। तो इस वजह से हम लोग इस प्रकार से इसको बनाते हैं। ठीक है, अगेन ये दिस इज डिजाइन पार्ट, उस पर हमको नहीं जाना है। अब हम लोग एनालिसिस ऑफ सिंगली रिइंफोर्स्ड रेक्टेंगुलर सेक्शन की हम बात कर रहे हैं, यानी कोई बीम के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर दो डायग्राम है दोस्तों, एक डायग्राम स्ट्रेन डायग्राम है और दूसरा है स्ट्रेस डायग्राम। ठीक है, एक्सट्रीम फाइबर में जैसा हम लोगों ने पढ़ा था, एक्सट्रीम फाइबर में कंप्रेसिव स्ट्रेन कितना होता है, 0.0035। ये जो मैंने पार्ट बनाया इसके अंदर दो पार्ट, एक CU एक C1 और एक C2 नाम दे दिया इन्होंने, है कि नहीं। तो ये जो भी आपकी वैल्यू XU की रहेगी, तो इसके अंदर 3/7 XU, है कि नहीं, 3/7 XU। आप उसको सॉल्व कर ले तो क्या वैल्यू आती है आप देख लें उसको। 3/7 वो पार्ट आपका जो है रेक्टेंगल का पार्ट रहता है, दैट इज स्ट्रेट लीनियर, उसके बाद में ट्रेपेजॉइडल होना वो शुरू होता है। ठीक है ना, गेटिंग। 3/7 आपका कितना हो जाएगा, लेट मी कैलकुलेट, 3/7 हो जाएगा 0.428 या 0.43 हम कहते हैं इसको, शॉर्टकट में 3/7 को हम लोग क्या कहते हैं, 0.428 को भी कॉल इट एज 0.43, 0.43 XU। 0.43 XU जो है आपका स्ट्रेट होता है, और 4/7 यानी कि आपका दूसरा पार्ट 0.57 हो जाएगा ना फिर वो। तो 0.57 आपका XU जो है वो कैसा है, 0.57 XU, इट इज पैराबोलिक इन नेचर। 0.47 यानी कि 0.57 हो जाए, 4/7 यानी 0.57 आपका पैराबोलिक इन नेचर है। गेटिंग, ये इसका आकार। और जहां पर से ये जो स्ट्रेन, जहां पर से रेक्टेंगुलर से पैराबोलिक ये होता है, पैराबोलिक से रेक्टेंगुलर होता है, इस पॉइंट पे स्ट्रेन रहती है 0.002। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो कंक्रीट का डायग्राम है ये। तो ये जो है आपका पहले धीरे धीरे बढ़ेगा, बाद में वो फिक्स ये बढ़ते चला जाता है। ठीक है, फिक्स हो जाता है, यानी कि न्यूट्रल एक्सिस से कंप्रेशन धीरे 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 बढ़ता है, बढ़ता बढ़ता एक स्टेज आती है, दैट मीन्स 0.57 XU जो होगा, वहां तक जो है ये कंप्रेशन स्ट्रेंथ बढ़ता है पैराबोलिक नेचर में, बाद में इट गेट्स फुल फुल कंप्रेशन। तो ठीक है ना, तो 0.43 XU तक वो बिल्कुल रेक्टेंगुलर इन नेचर होता है। ठीक है, तो जब मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा स्ट्रेंथ, तो इसमें दो पार्ट आ जाएंगे, एक होगा कंप्रेशन के लिए रेक्टेंगुलर पार्ट का। तो रेक्टेंगुलर वाले का तो बहुत आसान है, बिल्कुल डब्बा है वो। 0.446 FC के हमने लिया था, कैसे लिया था, 0.67 FC के डिवाइड बाय 1.5, तो आ गया था 0.446 ना, बराबर है। 0.67 डिवाइड बाय 1.5 अगर आप करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, 0.446 FC के इन्होंने 0.447 लिखा, ज्यादा फर्क नहीं है, 666 बोलो या 0.446 को का एक ही बात है। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहां से आपको 3/7 इंटू 0.46 ये आपको मिल जाएगा CU1 ऊपर का, और CU2 जो आपका होगा, यानी या C2 जिसको हम लोग कह रहे हैं, वो होगा आपका पैराबोला का एरिया, एरिया ऑफ दिस पैराबोला। तो 4/7 x यानी 2/3 ऑफ ये आपका 0.446 और इंटू 4/7। ठीक है, यहाँ पर रेक्टेंगल का जो सेंटर होगा कंप्रेशन का, दैट मीन के सेंटर में होगा। यहाँ पर क्या होगा, 3/8 फ्रॉम दिस बेस, बेस से 3/8, नीचे से कितना आएगा, 5/8। ठीक है, तो ये आपका आपका ये आ गया C2। CU1 C1 प्लस C2 मिला तो आपका CU मिल जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा आपका, दोनों को ऐड कर लिया जाएगा तो यू विल गेट 0.362 FC के BXU। ठीक है, ठीक है, यानी इसका पूरा एरिया, क्योंकि 0.446 FC के ये हो गया, और बाकी मल्टीप्लाई ये हो गया। ठीक है, तो ये आपका मिल गया। तो कंप्रेशन का ये पार्ट यहाँ पर एक्सप्लेन किया आपको। तो मोमेंट क्या आ जाएगा, मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू
डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल एक्सिस से मेरा यहाँ पर सी यू आया, C1 प्लस C2, तो सी यू इंटू डिस्टेंस यहाँ से जो आएगा वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, शुड बी इक्वल टू टेंशन इंटू, नहीं देखो लीवर आर्म की बात चल रही है यहाँ पर। यहाँ पर मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा एक्सटेंशन में ले लूँ अगर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये गए हम लोग और नीचे, और इस पॉइंट पर ये एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे दो फोर्सेस हैं दिख रहे हैं आपको, एक फोर्स ये वाला है और ये दूसरा वाला ही। तो दोनों का जो लीवर आर्म, ठीक है, तो फोर्स इंटू लीवर आर्म जो होता है ना, तो सी यू इंटू जेड इक्वल्स टी यू इंटू जेड, ठीक है। तो व्हाट इज लीवर आर्म? लीवर आर्म किसको कहेंगे हम लोग? दोनों के बीच का डिस्टेंस है कि नहीं, दिस विल बी कॉल्ड एज लीवर आर्म। इनके बीच में इसको हम लोग क्या कहेंगे? व्हाट वी कैन कॉल इट एज जेड, वी कैन कॉल इट एज जेड, तो लीवर आर्म, ठीक है। तो क्या है, एम आर मोमेंट इक्वल्स सी यू इंटू लीवर आर्म या टी यू इंटू लीवर आर्म, where Cu and Tu are the resultant ultimate forces in component tension respectively, and Z is the lever arm, lever arm दोनों के बीच का distance। तो U क्या हो जाएगा? FST into AST ना, तो ये FST क्या हो जाएगा? स्ट्रेस 0.87 FY, क्योंकि 0.87 कहाँ से आया? FY डिवाइड बाय 1.15, दैट इज गामा M फॉर स्टील, ठीक है, ये आपको मिल गया, करेक्ट। और CU तो आपको यहाँ से मिल ही रहा है 0.36 टू FC के BXU, जो यहाँ से आपको मिल गया, ठीक है। बी क्या है? ये ब्रेड्थ ऑफ द बीम, पूरा डेप्थ डी तक नहीं, XU तक ही लेंगे हम लोग। कितना पार्ट कंसिडरेशन में ले रहे हैं? कितना पार्ट हम कंसिडरेशन में ले रहे हैं? बी इंटू XU, ये पार्ट। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? बी इंटू XU क्या है? इसका एरिया हो जाएगा रेक्टेंगल, बी इंटू XU ये एरिया हो जाएगा। बाकी 0.362 FC के कहाँ से आया? ये 0.446 FC के इंटू ये वाला पार्ट प्लस इसका एरिया, दोनों का एरिया मिलाया, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू गेट 0.362 FC के, ठीक है, ठीक है, ये इस प्रकार से है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने एक एक चीज आप लोगों को बता दिया कॉन्क्रीट स्ट्रेस ब्लॉक। अभी मैं बहुत ज्यादा डिटेल में इसके अंदर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको डायग्राम जो बनाया था अभी यहाँ पर इसी में मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। इसी का इसको उन्होंने थोड़ा सिंप्लीफाई वगैरह किया है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वगैरह, ये सब फॉर्मूला में उन्होंने इसको कन्वर्ट कर दिया है। व्हाट इज जेड? व्हाट इज लीवर आर्म? डी माइनस 0.416 एक्स। देखिए, अब एक एक चीज और एक एक चीज इसमें से निकलते हुए आ जाएगी। रुको, जेड के बारे में, एक्स एक्स बार, ये एक्स बार क्या है आपको पता है? व्हाट इज एक्स बार? 0.416 XU, ये लोकेशन है। व्हाट वी सेड, रेक्टेंगुलर पार्ट को C1 लिया, इसको C2 लिया, कंप्रेशन लेयर से टॉप से जो कंप्रेशन होगा वो कहाँ लोकेटेड होगा? इट वुड बी लोकेटेड एट 0.416 XU पे। कहाँ पर लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड एट 0.416 XU, ठीक है, यहाँ पर ये लोकेटेड है। ओके, अब ये कैसे आया पूरा इन्होंने कैलकुलेशन किया, हम उसमें नहीं जाएंगे, वी विल डायरेक्टली गो हियर। एक्स बार आपको मिल गया। अब लीवर आर्म के बारे में बात किया तो दो चीजें हैं दोस्तों, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लीवर आर्म, कहीं पे भी देखा जाए ना हम लोग, हाँ यहाँ पर लीवर आर्म। तो मोमेंट क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपको चाहिए। तो अभी मेरा बीम, ये रही मेरी बीम, और इसका कंप्रेशन लेयर कहाँ एक्ट कर रहा है? इसका, इसके इक्विवेलेंस की अगर हम बात करेंगे तो ये काम कर आपका एक्ट कर रहा है पॉइंट, सॉरी, इसको मैं ऐसा ले लेता हूँ, डायग्राम ही यहाँ पे बना लेते हैं, सॉरी। जो भी इसका शेप होगा हम बना लेते हैं, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे टेंशन है। तो ये वैल्यू देखो, बीम की देखो, सब एक एक चीजें समझने की कोशिश करें आप लोग। दिस इज ब्रेड्थ ऑफ बी
बीम, इसको हम लोग डिनोटेड बाय स्मॉल बी, आमतौर पे हम लोग इसको स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड दिस वन इज, थोड़ा दूर लेता हूं मैं, दिस वन इज, दिस इज कैपिटल डी। व्हाट इज कैपिटल डी? इट इज ओवरऑल डेप्थ ऑफ द बीम। लेकिन इस जगह पर हमने रिइंफोर्समेंट दे रखी है, हमने यहाँ पर रिइंफोर्समेंट दे रखी है। तो ये जो रिइंफोर्समेंट का जो सेंटर होगा, यहां से जो डेप्थ आने वाली है, ये कहलाती है स्मॉल डी। वी कॉल इट एज स्मॉल डी। गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग इट? समझ रहे बात को? स्मॉल डी जो है सेंट्रॉइड तक होगी। हमसे पूछा था लीवर आर्म के बारे में। यहाँ पे हमने जब हम बात कर रहे थे तो ये समझो कंप्रेशन फोर्स, ये रहा हमारा कंप्रेशन फोर्स, और ये रहा आपका टेंसाइल फोर्स, बराबर। ये हो गया आपका कंप्रेशन फोर्स से सी, और ये कहा टी। तो इनके बीच में लीवर आर्म को हम कह रहे हैं जेड। जेड इज नथिंग बट लीवर आर्म। तो हमने अभी डिस्कस किया था थोड़ा टाइम पहले जेड को। तो व्हाट इज जेड? जेड इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू। डिस्टेंस बिटवीन दीज टू विल बी डिनोटेड बाय जेड, है कि नहीं? तो जेड कहां से आएगा? टेंशन किधर पर है? टी। कहां से? विद रिस्पेक्ट टू कंप्रेशन लेयर एट डी। डी, और ये वाली कितनी है? ये वाली कितनी है? अभी हमने देखा था पीछे अभी, 0.416 एक्सयू, बराबर है ना? एक्सयू क्या है आपका? एक्सयू ये वाला एक्सयू है, ठीक है, ये वाला एक्सयू है। तो ये एक्सयू की कंपेरिजन में 0.416 एक्सयू हो गया। तो जेड क्या आ जाएगा? टोटल ऊपर से आया डेप्थ डी माइनस 0.416 एक्सयू। तो ये आ गया आपका लीवर आर्म, ये आ गया आपका लीवर आर्म, ठीक है। मोमेंट क्या होता है? व्हाट इज बेसिक, अगर हम मैकेनिक्स की बात करें तो व्हाट इज मोमेंट? मोमेंट इक्वल्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या मिस्टेक हो गई है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये होता है बेसिक मैकेनिक्स का। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा मोमेंट, बराबर। तो हमारा फोर्स, इट कैन आइदर बी, मेरा फोर्स या तो वो कंप्रेसिव फोर्स होगा। कंप्रेसिव फोर्स हमने अभी देखा सीयू 0.361 एफसी के बी एक्सयू, या ये आ गया आपका कंप्रेसिव फोर्स सीयू ना। तो ये हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू कंप्रेशन इनटू लीवर आर्म ना। इसको मैं सॉल्व कर देता हूं इसको। तो ये हो जाएगा मेरा कंप्रेशन को यहाँ पे, मैं ये स्टेटमेंट यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, चलो ठीक है। मैं स्टेटमेंट यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, बराबर। इसको ग्रीन कलर से ले लिया हमने। तो ये मोमेंट या तो हो जाएगा कंप्रेशन इनटू लीवर आर्म, या फिर यही मोमेंट मेरा क्या कहलाएगा? यही मोमेंट मेरा क्या होगा? टेंशन इनटू लीवर आर्म, या फिर मैं क्या कहूँ इसको? टेंशन इनटू लीवर आर्म। ठीक है, थोड़ी यहाँ जगह बना रहा हूँ लिखने के लिए मैं। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू टेंशन इनटू लीवर आर्म। टेंशन इनटू लीवर आर्म, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा मेरा? टेंशन कितना है? एफ एस टी इंटू ए एस टी, या एफ, हाँ है कि नहीं, एफ एस टी इंटू ए एस टी, है ना। ये आपका हो गया एफ एस टी इंटू ए एस टी, जो होगा मेरा टेंशन हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? एफ एस टी इंटू, रुको पूरा ही ले लेते हैं इसको। एफ एस टी इंटू ए एस टी इंटू लीवर हम पूरा ले लेते हैं हम लोग।
सो दिस बिकेम, ये मेरा क्या हो जाएगा, मोमेंट आएगा। तो मोमेंट दोनों जगह से आएगा, कंप्रेशन इनटू लीवर आर्म, तो इसमें कंप्रेसिव फोर्स सी यू मल्टीप्लाई बाय लीवर आर्म डी माइनस, माइनस साइन मिसिंग एवरीवेयर, चलो अच्छा देख लिया मैंने, माइनस, ओ सॉरी, ठीक है, या फिर टेंशन इनटू लीवर आर्म होगा, ठीक है, गेटिंग। तो ये आपका जो है अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है, या तो कंप्रेशन इनटू लीवर आर्म से आप निकाल सकते हैं, या इसको टेंशन इनटू लीवर आर्म से वी कैन कैलकुलेट इट, ठीक है। ओके, ये बेसिक बेसिक चीजें हैं दोस्तों। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन पूछे तो आप इसको कर पाए। फिर बाद में लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील वगैरह ये मैं नहीं आपको पढ़ाऊंगा। देन कम सेफ्टी एट अल्टीमेट लिमिट स्टेट इन फ्लेक्चर। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग अगर बात करेंगे तो जो बेसिक मैंने आपको बताया ना, बैलेंस सेक्शन, अंडर इन्फोर्स और इन्फोर्स, ये ठीक है। और ये भी एक है यहाँ पर, उसी चीज को जो मैंने बताया था आपको, यहाँ पर केसेस है, एक्स यू बाई डी रेशियो है, इफ इट इज लेस देन इक्वल टू द लिमिटिंग वैल्यू, गिवन एक्स यू इज इक्वल टू द बैलेंस सेक्शन, हम कहेंगे बैलेंस सेक्शन, गिवन एक्स यू बाई डी इज less than limiting value, then under reinforce, xu by d ratio, if it is more than limiting value, then we call it as over reinforced sections. Okay. दोस्तों थोड़ा मुझसे यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, अभी आप लोगों को बताते टाइम, मैंने जब आप लोग को बैलेंस, अंडर रिइंफोर्स, ओवर रिइंफोर्स बताया था, तो मैंने डायग्राम पहले तो शुरू में सही बनाया था, उसके बाद में थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया था। क्या गड़बड़ कर दिया था कि जो है ये एक्सयू का जो है ना पोजीशन, तो अभी करेक्ट वाला आपको बता देते हैं कि समझो ये हमारी बीम है, समझो ये हमारी बीम है, तो बैलेंस का अगर जो है सेक्शन रहेगा, एक्सयू का वैल्यू ये यहाँ पर रहेगा, अगर ये बैलेंस वाला है, तो अंडर वाले में क्या होगा, अंडर के केस के अंदर आपकी जो है ये ऊपर आएगा, न्यूट्रल एक्सिस एक्सयू वैल्यू ऊपर आ जाएगा, और ओवर वाले केस में नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो ये जरा ध्यान रखना है, थोड़ा सा उसको करेक्शन आप लोग कर लेना, मैंने रिकॉर्डिंग में जरा सा गलत हो गया है वो मुझसे, ठीक है। यानी कि ये मैं इसको लिख देता हूँ, पहला वाला केस, रुको, ऐसा गड़बड़ी हो जाएगा आप लोग को समझने में, एक एक अलग ही बनाते हैं हम लोग। ये हमारा अगर बैलेंस सेक्शन है, ये अगर हमारा बैलेंस सेक्शन है, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ BAL, इसी के अंदर बैलेंस सेक्शन, और दूसरा हमारा है अंडर इन्फोर्स, अंडर इन्फोर्स में न्यूट्रल एक्सिस थोड़ी सी ऊपर चली जाएगी, तो इसको लिख देता, अंडर इन्फोर्स को UR लिख देते हैं हम लोग, UR। और तीसरा हमारा जो है दैट इज नथिंग बट हमारा ओवर इन्फोर्स, तो ओवर इन्फोर्स में क्या होगा, ये जो है बैलेंस सेक्शन से भी नीचे आएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ओवर इन्फोर्स, ठीक है। तो ये जरा सा करेक्शन कर लीजिएगा, बाकी कॉन्सेप्ट रिमेन सेम, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। बैलेंस में क्या होगा, कंप्रेशन और टेंशन दोनों साथ में रीच करेगा। अंडर इन्फोर्स में क्या होगा कि स्टील विल रीच, स्टील विल फेल फर्स्ट, कंक्रीट नहीं फेल हुआ का, कंक्रीट अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक पहुंचने के पहले स्टील फेल हो जाएगा अंडर इन्फोर्स में। ओवर इन्फोर्स में क्या होगा, क्योंकि स्टील आपने ज्यादा दे रखी है, तो स्टील अल्टीमेट वैल्यू तक पहुंचने के पहले पहले कंक्रीट अल्टीमेट वैल्यू पे पहुंच जाएगा, कंक्रीट क्रश हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीन चीजें है हमारे जो है सेक्शंस के, बैलेंस, अंडर इन्फोर्स एंड ओवर इन्फोर्स के। जो भी वैल्यू हम लोग मेजर करते हैं वो कंप्रेशन लेयर से मेजर करते हैं, दिस इज XU, है ना, वट एवर वी टेक इट एज, इट इज टेकन ऑलवेज मेजर फ्रॉम कंप्रेशन लेयर, यानी टॉप से मेजर हम लोग करते हैं। ओके, ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना अभी फिर काफी है, तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे क्या है और हम लोग उसको ले लेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।